नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस है ना, करंट अफेयर, इंग्लिश के जो भी एंटो सैनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम सभी पूछे गए ना, सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले शिफ्ट में आपके कंप्यूटर के मॉनिटर पे ही होंगे। जैसे कल मैंने एक चीज आपको बताया था कि भाई प्लेनेट ड्रम के लिए किसे जो है आपका ग्रैमी मिला था, ये भी आज छप गए। आपने मेरे मुंह से 2 करोड़ बार ये सुना होगा, स्वीटी बुरा, न्यूतू घनघस, लवलीना बोरहोगन और निखत जरीन, ये भारत के 4 महान बेटियों ने है ना विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो दिल्ली में हुआ, वहां पे 4 गोल्ड जीते। तो ये भी क्वेश्चन छप गए। तो पता नहीं कौन से लफ्ज कहां छप जाए, और जवान तो मेरी काली पहले से ही है, तब जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस का बहुत बहुत जो है शुभकामना है भैया। आज शिक्षक दिवस है, तो आप लोग भी अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। ये जो इमेज देख रहे हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं। इनका नाम राजीव कुमार सर हैं। ये नालंदा के रहने वाले हैं, वर्तमान में पटना में रहते हैं हमारे गुरुदेव। इनके चरण में मेरा कोटि कोटि नमन है ना। आज जो भी कुछ है इन्हीं के बदौलत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। भैया एक प्रश्न पूछा गया था आपको, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये मेन कैंप है। मेन कैंप ये काफी लो लेवल के आपके जो है ये सवाल है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एडोल्फ हिटलर कौन थे भाई? तो ये तानाशाह थे। और ये किस दल को सपोर्ट करते थे या किस दल के समर्थक थे? तो आपको बताना है जी, नाजी दल के। ये नाजी दल से संबंधित है। ये जर्मनी के जो है आपके तानाशाह थे आपका एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस साहब से काफी प्रभावित हुए थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस साहब से काफी प्रभावित हुए थे। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1933 ईस्वी के दौरान बना था। उस समय जर्मनी की राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछते देखा हूं एग्जामिनर को। तो आपको बताना है जी, हिंडनबर्ग के शासनकाल में एडोल्फ हिटलर वहां का चांसलर चुना गया था। क्योंकि हर देश में आपने पीएम सुना होगा, जैसे इंडिया में भी पीएम होता है, लेकिन जर्मनी में आप पीएम शब्द नहीं सुनेंगे, आप चांसलर सुनेंगे। तो चांसलर बना था। सबसे पहले ये जो प्रश्न दिए हैं उनका नाम लेना मैं भूल गया। ये प्रश्न सभी के सभी जो प्रोवाइड कराए हैं पवन राठौड़ साहब हैं। इनके अलावा ये दिल्ली से हैं। इनके अलावा एक लड़की का नाम नेही है। इनके अलावा घनश्याम घनशरम ज्ञान शरण नाम है इनका भाई, ज्ञान शरण है ना, ज्ञान शरण साहब हैं। इनके अलावा सचिन रावत, कृष्णा चिरंजीत सेन और अनुज। तो इतने भाई बंधु और जो बहन है, इन जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी का जो है धन्यवाद। ठीक है भाई। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स को आप जानते होंगे, है ना। इनके अलावा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक थे, बायोलॉजी शब्द से जुड़े इनका नाम। ब्रीफ हिस्ट्री स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने जिंदगी भर अपने एक व्हील चेयर पे रह के ऐसा कारनामा किया कि लोग चलते फिरते भी नहीं कर पाएंगे, इनके लेखक हैं ब्रीफ हिस्ट्री के स्टीफन हॉकिंस। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कल बात कर लिए थे नेल्सन मंडेला साहब का। अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। 2022 के मंडेला गांधी पुरस्कार जो है आपका दलाई लामा को दिया गया, ये बात भी मैंने बता दिया था। दलाई लामा को दिया गया है। नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न भी दिया गया है, जो पूर्णतः विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले बने थे। और कौन कौन से विदेशी भारत रत्न प्राप्त किए थे ये भी बता दिए थे, जैसे मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा कहाँ के रहने वाले? अल्बानिया, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त है उन्हें, तो ये भारतीय माने गए बाद में। ठीक है। इसके अलावा बी कमिंग किसके लेखक लेखिका कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा जी की पत्नी है। द ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो स्वयं बराक ओबामा है। बराक ओबामा कौन है? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति है ना। ये जो है आपके ट्रंप से पहले बने थे, और अभी जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, है ना। और अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इतिहास रचने वाली महिला कौन है? ये भी क्वेश्चन को मैं एग्जाम में आते देखा है। तो कमला हैरिस है, जो भारतीय मूल के हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जो कल ही बताया था दोस्तों, देखिए प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को। मुझे पता है ना कि क्वेश्चन कहां से आएगा और क्या पूछेगा भाई, है ना। भारत का पहला महिला ग्रैमी अवार्ड तन्वी शाह कल ये पूछा गया था, वहीं पे इसके फैक्ट दिए थे। सबसे पहले 1968 में भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर साहब क्या प्ले करते थे? तो सितार प्ले करते थे। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में जो है आपको भारत रत्न से
सम्मानित करा गया था। इनके अलावा पंडित रविशंकर साहब के जो किताब हैं, जो आपका मतलब जो कृत्य हैं उनके लिए जो इनको दिया गया वेस्ट मीट्स है ना ईस्ट, इस प्रकार से जो है इनके जो है कृत्य का नाम है, जो इनके कंसर्ट का नाम है। इनके अलावा भारत के नाटू नाटू सॉन्ग को 2023 में ऑस्कर मिला। नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर ध्यान रखेंगे एम किरवानी। आज किसी न किसी शिफ्ट में आजकल में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगी। इसके अलावा भारत के ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पंडित रविशंकर सबसे पहले, फिर बाद में सोनू निगम साहब को मिला 17 में मुबारका मुबारका सॉन्ग के लिए। जाकिर हुसैन साहब को 2008 में गोल्डन ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, जो ये क्वेश्चन छपा, ये कल का फैक्ट से सीधे कॉपी किया हूं भाई, है ना। AR रहमान साहब 2008 में स्लम डॉग मिलियनेयर। इसके अलावा 2022 और 2023 में रिकी केज को दिया गया है, ये भी जो है म्यूजिक से संबंधित है, ग्रैमी अवार्ड। और इनके जो कृत्य हैं इनका नाम है डिवाइन टाइड्स, ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कल मैंने बहुत सारे घराना बताए, इसमें भी चर्च किए थे मौखिक रूप से, लेकिन इसको लिख के नहीं दिया था आपको। गंगूबाई हंगल किस घराने से है? जिस दिन आपको याद हो कि नत्थू खान और हद्दू खान ये किस घराने के संस्थापक हैं, उस दिन मैंने गंगूबाई हंगल की घराना बताया है। मुझे सब चीज याद रहता है, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके सिवा कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूं। ना फेसबुक व्हाट्सएप तो काम के लिए है तो कर लेता हूं, ना तो फेसबुक जानता हूं, ना ट्विटर, ये इंस्टाग्राम, ये सब कुछ भी नहीं जानते, ठीक है भैया। तो अपना जो है कंसर्ट यही रखते ज्यादा, तो खाली रहती है मेमोरी, तो भूलता कम हूं। गंगूबाई हंगल ये किस घराने से है? तो ये किराना घराना से है। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये भी किराने घराने से हैं। पंडित M वेंकटेश का नाम आपने सुना होगा, ये आपका किराना घराना और ग्वालियर दोनों घराना से। मैं बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, जिस दिन ये क्वेश्चन छपेगी अच्छे अच्छे बच्चे गलती करके आएंगे। अगर ऑप्शन में किराना और ग्वालियर दोनों रहेगा तो इसमें से एक ऑप्शन रहेगा कि उपयुक्त दोनों, तो मार देना है, नहीं तो ग्वालियर या किराना दोनों में से कोई एक रहेगा तो पंडित M वेंकटेश उसके साथ चले जाएंगे। पंडित जसराज, जिनके नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम भी पड़ा है, ये मेवाती घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज कालका बिंदादीन लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। ये जो जाकिर हुसैन साहब है उनके पिताजी अल्लाह रखा साहब पंजाब घराने से संबंधित है। तो ये सब बात आपको जी थोड़ा बहुत तो ध्यान रखनी ही होंगे। इनके अलावा 1921 में किस विद्यालय की स्थापना की गई थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पिशन है, ये 90% वाली है। पहले तो बच्चे ने बताया कि कौन से शिक्षा समिति का गठन किया था, है ना, ये आपका चिरंजीत सिंह सेन जी ही बताए थे, है ना। फिर इन्होंने जो है कमेंट करके बताया कि नहीं कोई स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी थे। तो भाई 1921 में यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम्पल देके बताया था कि उसी साल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है। उसी साल आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी होती है 1921 के अंदर, ठीक है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। 1921 में आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, विश्व भारती की स्थापना हुई थी। इसी इंपीरियल बैंक से क्यों मैं यहाँ पे ये इंपीरियल बैंक आप कहोगे कि 1921 ये तो स्थापना, ये बैंक की क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक है मेरे भाई। 1921 में देखिए शांति निकेतन को ही नाम बदल के विश्व भारती कर दिया गया था, ठीक है भाई। शांति निकेतन का नाम बदल के विश्व भारती कर दिया गया था। उसी प्रकार से 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना, इसका नाम 1955 में बदलकर SBI कर दिया गया था। अब ताल्लुक आपका स्पष्ट हो गया होगा। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो GATT जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, GATT जिनेवा में मुख्यालय, इसका भी नाम बदलकर 1995 में WTO कर दिया था। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिनकी नाम बदल दिया गया। अभी यहां दूर क्यों जाना, योजना आयोग 1950 में आया था, 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, है ना भाई। भले अलग सिरे से बसाए गए, संशोधित करके नए नए चीज लाए गए, लेकिन जो फाउंडेशन है, जो पिलर है, वो क्या कहलाएगा? तो योजना आयोग ही कहलाएगी, नीति आयोग की। तो समझ रहे हैं ना, तो ये शब्दों की जो ईस्वी की जाल है और लिंक करने की जो तरीका है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो गारंटी मानिए आपको जीके जीएस भूलने की नौबत नहीं आएगी, गारंटी है। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये 1921 में विश्व भारती आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो। ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो हैं, इनके द्वारा शांति निकेतन बसाया गया, तो ऑब्वियसली इनके जो फाउंडर है यही होंगे, क्योंकि ये बदला गया नाम है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 1901 में किए थे। बाद में 1921 में इसको जो है विश्व भारती बना दिया गया। इसके अलावा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अपने आप में काफी इंपोर्टेंसी रखते हैं इंडिया में, क्योंकि ये जो सर सैयद अहमद खान थे, ये काफी उच्च हस्ती, मतलब उच्च ताल्लुकात के लोग थे, बहुत ज्यादा बड़े इंसान थे, मतलब कह सकते हैं आप उस मतलब बहुत बड़े विचारक थे। तो इनके द्वारा जो है 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है मेरे भाई? 1922 में। आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन रहा कि असहयोग आंदोलन किस घटना के परिणाम स्वरूप बंद किया गया था? अधिकांश
बच्चे कमेंट करेंगे। कल बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था थोड़ा सा भूल रहा हूं, हाँ, निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन पूछा था कि ए देखेगा कि बी देखेगा। करीब 100 बच्चे ने कमेंट किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से मतलब अग्रसर है पढ़ाई के प्रति, अपनी रुझान दिखते हैं इसमें। आपको मुझे यही से दिख जाता है कि आप जो है मतलब एकदम इच्छुक हैं, तो ऐसे में पढ़ाने में भी ज्यादा मजा आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात हो गई। असहयोग आंदोलन 1922 में जो है चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। चलिए मैं ही बता दिया, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाती है। इसके बाद जो है आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसे समाप्त कर दिया जाता है। और इसी के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना कर लेते हैं। एक आपसे पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कर्जन ने कब किया था? भैया बंगाल का विभाजन को पूछने वाली बात है भाई, बताइए। बंगाल की विभाजन जो है कर्जन ने 1905 में किया था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ था। इसके अलावा बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ था। यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंसी रखती है अपने आप में। इसकी बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब हुआ था, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाई थी, ये सब जो डेट है ना, ये एकदम डेट के साथ ही एग्जाम में छपती है। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। ये बात भी आप जानते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय ही सेकेंड बार इंडिया में दिल्ली दरबार का जो है गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं कि भाई लॉर्ड हार्डिंग के समय जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का, और उनकी जो क्वीन है मेरी, ये भी आई थी। तो इनके सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया था 1912 में, और ये सेकेंड टाइम लगाया गया था, ये पहली बार नहीं था। इससे पहले मैंने आपको बता चुका है कि पुरंदर की संधि भी 2 बार होती है ना, मोपला विद्रोह भी 2 बार होती है। तराइन के आप 2 युद्ध पढ़ते हैं, तराइन के 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस के जो थोड़ा अंदर तक झांक के देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसके अलावा राज्य हड़प नीति, डलहौजी सबसे पहले हड़पा राज, हड़पा मतलब ये हड़प्पा लिखा गया है, गलती है। हड़पा मतलब कब्जा में ले लेना भाई, है ना। तो ये सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। सतारा, सांगली, है ना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, ये सब जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़प लिया था डलहौजी ने, फिर झांसी, नागपुर इत्यादि को भी हड़प लिए थे। सती प्रथा का अंत कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके आदर के साथ इनका नाम लिया जा सकता है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक प्रथा को जो है अंत किए थे, और इस कार्य में मदद किए थे कौन? राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इसे भारत का अग्रदूत, भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। अपने आप में उच्च कोटि के समाज सुधारक और जो है आपका विद्वान थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज भी बसाया था 1828 में। 1815 में आत्मीय सभा भी बसाए थे। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी लिखे थे। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछ लिया है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है। मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर के रहने वाली है। और अगर आपको याद हो कि मैं कुछ एक दिन पहले प्रैक्टिस सेट में, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत लेवल लो के हैं, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो भी सभी के सभी बना के आते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने बताया कि देखिए मणिपुर में अभी अभी कुछ ही दिन पहले जो है मणिपुर की माहौल जो है काफी गर्म हो गया था, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो ये जो मणिपुर की माहौल खराब हुई है ना, तो इसके चलते मणिपुर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और आ गया तो ऐसे ही आपको समझ रखना होगा कि क्या चीज चर्चा का विषय बना, यही क्वेश्चन आती है एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा तो ये मणिपुर के रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने रजत जीता था, और टोक्यो ओलंपिक में खाता भी ना इन्हीं के पदक से खुली थी। फिर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में उन्होंने गोल्ड जीत ली। इसके अलावा ओलंपिक में भारत के तोलन में मेडल जीतने वाली ये भारत की कर्णम मल्लेश्वरी के बाद सेकंड महिला बनी, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने 2000 ईस्वी में जो ओलंपिक आपके सिडनी में हुआ था, वहां पे कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली बनी थी। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर वेट लिफ्टिंग में दूसरी भारतीय महिला पदक जीतने वाली बनी। मीराबाई चानू, अच्छा मतलब वेट लिफ्टिंग में भाई, वैसा नहीं कि ओवरऑल महिला में, तो गलती हो जाएगी। मीराबाई चानू से जो कोच
है इनके कुंज रानी देवी है, कोई भरोसा नहीं है, कोच भी पूछा जाता है। इसके अलावा हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। आपको याद होगा 2018 का एशियाई खेल जहां पे 400 मीटर के फर्राटे दौड़ में हिमा दास प्रथम स्थान पे थी, है ना। तो ये जो है आपके ढींग एक्सप्रेस कहलाती है और ये भारतीय राज्य असम के रहने वाली है। बिहू कहाँ का त्योहार है, कोई पूछता है भाई, ये त्योहार ये तो है ना, मतलब त्योहार बहुत इंपॉर्टेंस है, आदर करता हूं, मतलब लो लेवल की बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन लो है ये, है ना। तो बिहू असम का प्रमुख पर्व है जो साल में 3 बार मनाई जाती है। बिहू फेस्टिवल के अवसर पे आप असम में पिट्ठा बनाते हैं जो खाद्य पदार्थ है असम का, ठीक है। पिट्ठा जो है ये असम का खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा अप्रैल में मनाए जाने वाली बिहू को हम रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि भाई जो होली के आसपास बिहू हो ना तो उसे रंग वाला बिहू यानी रंगोली बिहू कह देंगे, ठीक है, जो होली के आसपास होती है। एक बिहू आपका मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति कब होती है इंडिया में, तो 14 या 15 जनवरी को होती है, तो उस समय एक बिहू हो जाता है। और एक बिहू आपका अक्टूबर महीना में होता है, अक्टूबर महीना में एक बिहू आपका होता है। ये 3 बार होती है बिहू में। बिहू फेस्टिवल के अवसर पे बिहू डांस सेलिब्रेट किए जाते हैं असम के अंदर। इसके अलावा असम के अंदर कुछ अन्य प्रमुख त्योहार जैसे माजुली महोत्सव है, कामाख्या मंदिर जो असम के जोरहाट के पास है तो इसके प्रांगण में आपका अंबुबाची मेला लग जाता है, बगुरम्बा त्योहार होता है, बिछुआ त्योहार होता है, खेल गोपाल, कली गोपाल, है ना। ये सभी के सभी नृत्य वगैरह जो हैं आपके असम के अंदर किए जाते हैं। छऊ नृत्य भी भारत के 3 स्टेट में होते हैं, याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड पुरुलिया हो जाएगा, बंगाल में इसका नाम है पुरुलिया का छौ, उड़ीसा में मयूरभंज का छौ, ठीक है, और एक है आपका झारखंड का छौ। तो ये 3 गो छौ है जिन्हें ध्यान रखेंगे भैया, है ना। इनके अलावा 2017 में पद्म श्री किस नृत्यांगना को मिला है? अब इसके ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन 2017 में पद्म श्री श्री अरुणा मोहंती और चेमांजरी के नायर जो केरल के रहने वाली है, इनको भी नृत्य के लिए दिया गया था। तो बताएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था। इसके अलावा 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए गद्दाम पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। इनके अलावा रवीना टंडन को मिला है 2023 में। आज नहीं तो कल मिलेंगे सजन जरूर, ये क्वेश्चन आपको दिखेगी जरूर एग्जाम के अंदर, देखिएगा। इसके अलावा 2021 में मंजमा जोगत्ती ट्रांसजेंडर महिला मंजमा जोगत्ती को मिला था, ये नृत्य, संगीत, पिक्चर इत्यादि में काम करती है। 2019 में नर्तकी नटराज को पद्मश्री दिया गया था, ये ट्रांसजेंडर महिला है, भरतनाट्यम के लिए मिली थी आपका पद्मश्री। इसके अलावा हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो हेमा मालिनी देखिए वर्साटाइल प्रकार के एक्ट्रेस हैं, जैसे कि आप देखे ही होंगे, मोहिनीअट्टम भी कर लेती है जो प्रायोरिटी में फर्स्ट है, भरतनाट्यम भी कर लेती है, कथक भी कर लेती है हेमा मालिनी, ठीक है भाई, कथक भी कर लेती है। तो भाई ये वर्साटाइल कलाकार है, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। हेमा मालिनी सभी जानते हैं सनी देओल की माता जी हैं, धर्मेंद्र जी के पत्नी है ना, ड्रीम गर्ल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बताइए कैसे कैसे दिन आ गए। एक दिन तो ये ना पूछ दे भाई, एक दिन तो ये ना पूछ दे कि बाबर की शादी में कितने बाराती में लोग गए थे, ठीक है भाई, तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ड्रीम गर्ल कहा जाता है आपको हेमा मालिनी। तो ये मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक इत्यादि नृत्य के जो है नृत्यांगना है। कौन से ऑप्शन थे वो राइट आंसर हो जाएगा। हेमा मालिनी को 2000 में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की जो सम्मान है, पद्मश्री दिए गए थे। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है लुभावना, अट्रैक्शन मोहिनी से लिया गया, क्योंकि मोहिनी शब्द का ही होता है मंत्र मुग्ध कर देना, अट्रैक्ट कर लेना कोई भी चीज का, है ना। तो यहीं से इसे जादूगरनी नृत्य कहा गया है और इस नृत्य में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है मोहिनी स्वरूप में। इसके अलावा मोहिनी को आपने देखा होगा ना, वो जो भस्मासुर वाला, माथे पे हाथ रखे तो जल जाती है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम का जो है, मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार जो है कल्याण कुट्टी अम्मा है, रागनी देवी, श्री देवी, गीता नायक इत्यादि। अब देखिए जो देवी है ना, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एक तो रागनी देवी जो मोहिनीअट्टम से है, एक आपने सितारा देवी आपने कथक से है। इसके अलावा आपने कलावती देवी, बिंबावती, रुक्मिणी देवी, तो रुक्मिणी देवी आपका भरतनाट्यम से है, ठीक है। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम, सितारा देवी कथक, बिंबावती कलावती मणिपुरी, रागनी देवी आपका मोहिनीअट्टम। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है भाई आपको। इसके अलावा भरतनाट्यम के कलाकार और कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी भी कर लेती हैं, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, है ना, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई। संवेग का मात्रक अभी प्रैक्टिस सेट में बताया है, संवेग का मात्रक और संवेग
से एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे करता है कि इसकी वेग की अगर दुगुनी तिगुनी पांचगुनी 2 करोड़ गुनी कर दिया जाए तो ना इसकी जो है संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा था सेम ही रहेगा, क्योंकि सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर वाला फार्मूला है ही नहीं। आप जानते हैं मोमेंटम बराबर है ना मास गुने वेलोसिटी, संवेग बराबर क्या होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग होती है। तो अगर आपने वेग को दोगुना कर दिया तो ये संवेग भी दोगुना हो जाएगा, अगर 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो जिसको सूत्र नहीं आता है वो गलती करके आते हैं, क्योंकि तुक्का लगाएंगे ऑब्वियसली। अगर आपको सूत्र आता है तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, अगर आपको सूत्र आता है ना तो आप मात्रक भी इजी वे में फाइंड कर सकते हो जी। क्यों बताओ कैसे, है ना। तो भाई संवेग का मात्रक क्या होता है मास गुने वेलोसिटी। आपको पता है ना मास द्रव्यमान को किस में करेंगे तो हम किलोग्राम में करते हैं, केजी में। तो एक वो केजी हो गया। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है चाल बराबर समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय हो जाएगा, है ना। तो दूरी का मात्रक क्या होता है मेरे भाई मीटर, और समय का क्या होगा सेकेंड। तो चूंकि मीटर बट्टा सेकेंड है तो आप जो है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। जब किसी चीज को बट्टा से ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 हो जाता है। हमसे ज्यादा गणितज्ञ हैं आप लोग, है ना, तो ये समझते ही होंगे। चलिए भैया, इसके अलावा तो मास गुने वेलोसिटी हो गया। तो इसका मात्रक मैंने निकाल के भी दिखाया कि कैसे निकलता है, और सामने लिखा भी है। इसके यहाँ पे ऐसे जो लिखा है ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है तो किलोग्राम अलग से लिखे हैं, गुना का साइन दे दिए हैं, मीटर बट्टा सेकेंड आपका जो है वेलोसिटी का हो जाएगा, है ना भाई। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसी पिंड की गति दुगुनी कर देने पर संवेग तो चौगुनी, अब पिंड की गति दोगुनी करने पर कैनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि 1/2 mv² होता है। तो इसमें वेलोसिटी जो है स्क्वायर फॉर्म में है, तो 2v को स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा, इसलिए 4 गुनी हो जाती है। आपसे एक पूछा गया है यहाँ पे एट ए स्टोन थ्रो। अंग्रेजी में एट ए स्टोन थ्रो का मतलब है कि ये राम का घर और ये श्याम का घर, मतलब बहुत कम दूरी पर, बहुत कम फासला पर, है ना, ये बहुत जो है कम फासला पे। तो ये है आपका थोड़ी दूरी पे हो जाएगा एट अ स्टेंस थ्रू, है ना। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान कोरल लीफ कहां पे है भाई, ये कोई पूछने वाली क्वेश्चन है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना। तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है इसे। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के सहारे आपका कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर लीफ, है ना। प्रवाल किसके बनी होती है, आप लोग अगर कमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है। जो प्रवाल भित्ति होती है ना, इसका निर्माण कैसे होते हैं या फिर किससे बनी होती है प्रवाल भित्ति, है ना। तो हम समझे कि थोड़ा बहुत आपको जो है बढ़िया से आप याद रख पाते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में फैला, जहां से इससे परसों या कल क्वेश्चन आया था कि सुंदरी का वृक्ष जो है यहीं पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाई जाती है, मैनग्रोव प्रकार की वन यहीं पाई जाती है ना। इसके अलावा पैसान नामक एक जो है वृक्ष होती है यहीं पाई जाती है। और आपका इसमें बताया तो इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। इसकी आकार त्रिभुजाकार है जो भारत से बांग्लादेश तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ डेल्टा की बात हो गई, है ना। इसके अलावा मैंने यही भी बताया था कि जो डेल्टा नहीं बनाती इंडिया की 2 मेजर नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती इनके नदी हैं। और इनसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी को फॉलो करके बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी सबसे पहले आ जाती है। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, आइलैंड, है ना, आइलैंड। तो ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क में स्थित है आइलैंड, ये दुनिया में सबसे बड़ी आइलैंड है, ठीक है। लेकिन अगर आइलैंड वाला द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाए तो आपका इंडोनेशिया होगा। और आपको पता होगा कि द्वीपों को समूह को जो है ना आर्चिपिलियोगो कहा जाता है, आर्किपिलियोगो इस प्रकार से, ठीक है, आर्किपिलियोगो इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछा गया है, बताइए। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन है ना, कि ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, तो आर्किपिलियोगो, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन से, कल होके अगर पूछ ले तो जलप्रपात एंजील है, जो कहां पे है, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, कूचिकल, क्या कहोगे, कूचिकल, कूचिकल। पहले जो है आपका जोगिया गोरसप्पा था, जो कल पूछा था, मैं बता नहीं पाया था, बच्चे बाद में कमेंट किए कि भाई जोगिया गोरसप्पा आया था, है ना भाई। तो कूचिकल जो है इंडिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो आपका बराही नदी पे है, भगवान विष्णु की बराह अवतार से याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इंडिया की जो नियाग्रा है ना, ये चित्रकूट फॉल को कहा जाता है। चित्रकूट फॉल कहां पे है बताए हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। और अपने आप में नियाग्रा कहां है, तो भाई ये यूएसए और कनाडा में है। कहा जाता है कि नियाग्रा में आप अमेरिका में उतरिए और कनाडा में निकलिए, है ना, तो बस बहुत कम फासले पे है, एट अ स्टेंस थ्रो पे है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी भाई, तो एंडीज है, जो कहां पे है, दक्षिण अमेरिकी महादेश में है। एक बार तो मैं ये भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा देखा कि भाई ब्राजील किस महादेश में है, तो ये दक्षिण अमेरिकी महादेश में, ठीक है, ब्राजील, इसे सांपों का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे अधिक जूट किस राज्य में उत्पादन होती है, पश्चिम बंगाल में। 1 दिन बताए हैं, 2 दिन बताए हैं, सीधे 1 करोड़ दिन बताए हैं, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल, और क्यों होता है ऐसा ये भी बताया हूं कि भाई इसको जो
है ना पानी की उपलब्धता चाहिए, पानी की जो है उपलब्धता चाहिए, है ना। पानी की फसल के दौरान तो उपलब्धता चाहिए ही, साथ ही स्टोरेज वाली पानी की उपलब्धता चाहिए, समझे ना आप, है ना। नहीं तो आप कहोगे मेघालय में बहुत वर्षा होता है, तो मेघालय में क्यों नहीं होता? मेघालय में होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के तुलना में कम होती है, ठीक है भाई। एक एक बात को समझेंगे। अब बिहारों में होता है ना, बिहारों में होता है, तो चलिए पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। दुनिया की सबसे अधिक जूट उत्पादन पहले बांग्लादेश था, लेकिन 2022 में यह रिकॉर्ड जो है आपका तोड़ दिया है, भारत हो गया है, ठीक है। भारत जो है अब सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस करता है गोल्डन फाइबर जूट का। उसी प्रकार से मोटा अनाज पहले अमेरिका करता था, अब भारत ही करता है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में अन्य राज्य जहां जूट की पैदावार होती है, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। आगे सभी खुश हो गए। चलिए चलते हैं आगे। गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपको जूट को, ये VVI पॉइंट कर लीजिएगा, 2-3 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा फीमेल बॉक्सिंग जो है आपका महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, है ना, इंडिया में जो हुआ था 2023 में, इसमें कितने गोल्ड जीते? तो 4 गो गोल्ड जीते। यही मैंने शुरुआती लफ्ज में ही बताया था। इनका नाम क्या है? स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, इसके अलावा निखत जरीन और एक और है लवलीना बोरगोहेन, असम के रहने वाली। तो ये चारों जो है महान जो है हमारे देश की लड़कियां, इन्होंने जो है गोल्ड जीती यहाँ पे और पहला स्थान हासिल किया। यहाँ पे 12 गोल्ड के लिए टक्कर हुआ था, जिनमें 4 गोल्ड इंडिया खुदे जीत लिया। दूसरा स्थान पे रहा हमारा चाइना, पड़ोसी। इनके अलावा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दिल्ली में 15 से 26 मार्च के बीच हुआ। ये तारीख भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी देखा कि G20 समिट, है ना, कब से कब तक होना है, ये भी पूछा गया है। इस प्रतियोगिता में भारत प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे रहा। कुतुब मीनार कहां पे है? अब ये कोई बताने की बात है? कुतुब मीनार दिल्ली में है भाई, 2 करोड़ बार आप गए होंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में इस दुनिया को ही छोड़ दिए मतलब ऊपर चले गए, है ना। तो निर्माण कार्य अधूरा रह गया। तो इसका पूरा कौन करवाया? तो उनके दामाद या गुलाम इल्तुतमिश, रजिया का पिता, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध महरौली स्तंभ लेख, ये भी आपसे पूछा जाता है कि महरौली का लौह स्तंभ जो है ये कहां पे है ना। तो महरौली नाम से ऐसा लग रहा होगा कि ये बिहार के किसी एक जिला में होगा, है ना, लेकिन ये दिल्ली में है ये लौह स्तंभ। और ये लौह स्तंभ किससे जुड़ा है? तो गुप्त शासक विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हुमायूं का मकबरा सभी जानते हैं दिल्ली में है, और ये मुगलों में प्रथम गार्डन मकबरा था। इसका निर्माण हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है दादा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में स्थित है। आर्म्स एट लेंथ, इस प्रकार से इसका मतलब होता है परहेज करना, अपने से दूरी बना के रखना किसी भी चीज से, आर्म्स एंड लेंथ, इस प्रकार से, ठीक है भाई। आर्म्स एंड लेंथ जो है इसका मतलब होता है परहेज करना। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 कहां होगा बता चुके हैं करंट अफेयर वाली सेक्शन में, बेंगलुरु में भैया, बेंगलुरु में। और मैंने एक और बताया कि इस बार का जो फुटबॉल FC है, बेंगलुरु FC मुंबई को हरा के जीता था, है ना। ये इस वाला मतलब दूसरा प्रतियोगिता था, वहीं पर मैंने इसकी फैक्ट में ये बताया था कि सैफ चैंपियनशिप 2023 जो है बेंगलुरु में होगा। इस प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे हैं? भारत। उप विजेता कौन रहे? कुवैत, ठीक है भाई। ये प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे? भारत। उप विजेता कौन रहे? कुवैत, है ना। यह भारत की 9वीं ट्रॉफी है सैफ चैंपियनशिप की, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 2023 ICC वर्ल्ड कप कहां पे होनी है? इंडिया में, अक्टूबर महीना में। मजा आएगा। 10 टीम ने भाग लिया है, और इसमें कौन से दिग्गज टीम आपको देखने को नहीं मिलेगा इस बार? तो वेस्ट इंडीज, ठीक है। इसके अलावा गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्य शामिल किए गए थे? तो 6 राज्य शामिल किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत सारे जो पलायन किए मजदूर लोग, जो मतलब बाहर रहते थे फिर गांव आ गए, तो बेरोजगार हो गए। तो इन लोगों को जो तक मतलब गांव में रहे, उस हिसाब से 125 दिन की रोजगार मुहैया कराने के लिए इस स्कीम को लाया गया था, है ना। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। 125 दिन की रोजगार प्रोवाइड कराना लक्ष्य था। इसमें 6 स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड को शामिल किया गया था। उद्देश्य क्या था, है ना, कि भाई अन्य स्टेट से लौटे हुए मजदूरों को कौशल तथा रोजगार का जो है अवसर प्रदान कराना। इसके अलावा निम्नलिखित में से KR नारायण का पुस्तक मालगुडी डेज आपके ऑप्शन में दिए गए थे, और कल ही बताया था, है ना, कल ही बताया था। ये भी बताया था मैं कि भाई मालगुडी डेज जो है ना, ये YouTube पे भी है, अभी भी देख ले सकते हैं आप इसको, इसके सीरीज है ना। गाइड द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, RK नारायण की अन्य पुस्तक है। इनके अलावा राज तरंगनी के लेखक जो है, ये आपका कौन है भाई? राज तरंगनी के लेखक
कल्हण है। कौन है? कल्हण है। इसके अलावा आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। भैया गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव हैं, यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये जयदेव किसके दरबारी थे। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि मान सिंह किसके दरबारी थे, तो आप कहते हो कि भाई अकबर के। तो उसी प्रकार से ये जयदेव किसके दरबारी थे, क्योंकि नाम से ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी से जुड़े हैं, तो ये थे आपके लक्ष्मण सेन के दरबारी, है ना। अब लक्ष्मण सेन नाम से स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि ये सेन वंश के, और सेन वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो सामंत सेन है। मैं रुकूंगा नहीं जब तक उस कुर्सी तक नहीं पहुंचाऊंगा आपको। इसके अलावा इंसिस्ट का सिनोनिम्स, इंसिस्ट का सिनोनिम्स क्या होता है मेरे दादा? इंसिस्ट मतलब होता है किसी को किसी चीज पे जोर डालना, है ना, किसी तथ्य पे हो सकता है, या फिर जबरदस्ती कोई चीज जोर डाल के करवाना, ये सब भी मतलब प्रेस करना, एक तरीके से इंसिस्ट करना, मना लेना कोई भी चीज के लिए जबरदस्ती, तो इसे इंसिस्ट कहते हैं। इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन आपके ऑप्शन में होंगे राइट आंसर हो जाएगा। बाइबिलियोलॉजी, देखिए जो बाइबिलियो शब्द है ना, ये किताब को इंडिकेट करते हैं रूट वर्ड में, जैसा मुझे याद आ पा रहा है। तो बाइबिलियोलॉजी मेरे ख्याल से द हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ बुक्स ए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होगा। ये तो पता है कि जो किताबों का अध्ययन है, यही चीज मैंने लिखा हूं कि किताब की जो एनिशिएंट फॉर्म में कैसे कहां से उत्पत्ति हुई, इसकी साइंस के अध्ययन करते हैं विज्ञान के रूप में किताबों को लेकर, तो इसे बिबिलियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको रूट वर्ड बताना चाहूंगा कि बिबिलियो जो है ना, बिबिल है ना, ये आपको किताब का रूट वर्ड है। जैसे बिबिलियोफाइल, बिबिलियोफाइल मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं रखेगा, किताब रट लिए, ऐसा काम नहीं चलता है। आप जीके जीएस में आप ताजमहल आगरा में है ये चीज रट सकते हो, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा ले ले कि किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, तो आपको ये इसवी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है आपको अपने आप इसवी याद रहेगी। मैं तो इसी फार्मूला पे काम करता हूं भाई। इसके अलावा बजट में इस प्रकार से कोई एक प्रश्न आया है कि रुपया किस लिए टैक्स नहीं लगाया जाता, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बजट में किस रुपया लेने के लिए, किस रुपया, इस प्रकार से लिखी थी बच्चे ने, तो इसीलिए जो है मैंने इसके आंसर नहीं देना है। इनके अलावा पंजाब निम्नलिखित में से किस, ये क्वेश्चन जिनका भी आज एग्जाम था, अगर ओरिजिनल वाला हो तो मुझे पोस्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन की रूप अच्छा लग रहा है। पंजाब निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में समृद्ध है? ऑप्शन में था कोयला, पेट्रोलियम, उपजाऊ मिट्टी। तो भाई उपजाऊ मिट्टी के लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोयला कहाँ मिल रहा है, पेट्रोलियम भी कहाँ मिल रहा है, तो उपजाऊ सही रहेगा। इसके अलावा भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, भूमध्य सागर को, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ता है, तो वही वाला भूमध्य सागर है। तो यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है, तो ये पंजाब में यानी भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में वर्षा कराती है, जो रबी की फसल के लिए अच्छे हैं। तो पंजाब हरियाणा में वर्षा होता है। पंजाब हरियाणा में नव वर्ष बैसाखी की त्योहार होती है, और एगो आपका लोहड़ी होती है मकर संक्रांति के समय, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंजाब के सीएम वर्तमान में भगवंत सिंह मान है, चूंकि आम आदमी पार्टी से है, और आम आदमी पार्टी अभी फॉर्म में है, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, और अपने दर्जा मिलते ही 3 को बाहर निकाल दिया गया है ना। तो पहले 9 हो जाता, लेकिन फिर से घट के 6 हो गया। इसके अलावा गतका जो है ये पंजाब का मार्शल आर्ट है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और इस बार के जो 37वें राष्ट्रीय खेल होगा आपका गोवा में, वहां पे गतका को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 1967 में सबसे पहले जो हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन के प्रयास से इंडिया में लाया गया था, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये पंजाब में ही आया था। पंजाब को 3 भागों में बांटा गया है, मलवा, माझा, दोआबा। बीबीआई करके रखेंगे, एक भी पॉइंट हवा वाली नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्रूड का एंटोनिम पूछा गया है। भैया क्रूड का कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे क्रूड का मीनिंग जो है ना, जो कोई बेढंगा होता है ना, कोई बेढंगा होता है कि कोई भी काम एकदम मतलब वास नहीं किया, ऐसे जैसे तैसे कर डाले, हाँ पढ़ लिए, हो गया, हो जाएगी, तो ये सब भी क्रूड का लक्षण है। एक क्रूड क्या होती है? क्रूड ऑयल आपने सुना होगा कि कच्चा ऑयल रिफाइन से पहले यानी पॉलिश से पहले की चीज है ना, लास्ट उत्पादन के पहले से चीज है ना, मतलब कच्चा माल कह सकते हैं, ये भी क्रूड का। तो ये मिलता जुलता जो भी ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगी। इसके अलावा जून 2023 तक संविधान में अनुसूची पूछी है, तो अनुसूची में कहां चेंजेस हुआ मेरे भाई? तो 12 ही होंगे, है ना, तो 12 हो जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ था 395 आर्टिकल, 8 को अनुसूची था, 22 को भाग था। वर्तमान में 450 के लगभग आपका क्या हो गया है? तो आर्टिकल। अब 12 को अनुसूची हो गया, तो 4 को अनुसूची कहां है? हवा से नहीं, संविधान संशोधन से। अब 22 को भाग है, लेकिन 3 को भाग और बढ़ गया एडिशनल वाला, जैसे 4 से 4 का ये मौलिक कर्तव्य बना तो जरूरत पड़ गया, 9 से 9 का ये बन गया, नगर निगम जब इंक्लूड किया तो जरूरत पड़ गया, है ना, 9 से 9 का बी का जरूरत पड़ गया जब आपका सहकारी समिति वाली बात के रखी गई, तो ये 3 को बढ़ गया, तो इसीलिए 22 से 25 को हो गया। इसके अलावा संविधान में 4 अनुसूची के जो जोड़े गए हैं ना, ये संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न का जो है एक गहन और जोरदार और पूरे
मन से कराया गया एनालिसिस। अगर आपको दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये पीडीएफ आपको निःशुल्क दिया जाता है, हमारा एनालिसिस की सारी पीडीएफ निःशुल्क होती है, जो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी टुडे एग्जाम है, सेम स्टाइल में टी कैपिटल ई कैपिटल बाद बाकी आपका स्मॉल मिलेगा। कलाम साहब की डीपी में फोटो लगे होंगे, आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। और जो पेड बच्चे हैं व्हाट्सएप, जो पेड पीडीएफ हमारा 57 वाला सीरीज ले रखा है, जहां से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दागा जा रहा है, तो ये तो उनको तो मिल ही जाता है व्हाट्सएप पे। अगर आपको 57 वाली बाई करनी है ना, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज भी आपका एमटीएस का एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, करंट अफेयर, है ना, इंग्लिश के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्न दूंगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, है ना, जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन पे हूबहू नजर आएगी और मेरी बात जो है आपको वहाँ पे याद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेकेंड शिफ्ट का। देखिए, अगर जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, कल मैंने एक बात बताया था कि ये नाटू नाटू सॉन्ग वाला जो गीत है ये आपको कल पूछा जाएगा और सही में मेरी काली जुबान होती जा रही है और पूछ भी दिया गया है ना भाई। तो देखिए ये कैसी कहाँ की बात है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 3rd एडिशन हुआ है, इनमें मस्कट क्या है? पढ़ाया हुआ है तो आपका जीतू, जो जीतू है बारहसिंघा जो है, इनके नाम पे आपका जीतू रखा गया है, मस्कट या शुभंकर का नाम। ठीक है, तो ये खेल हो चुकी है अब, है ना। उत्तर प्रदेश में ये खेल संपन्न हुआ है। ये 3rd एडिशन था 2023 के अंदर, है ना। और इनके विजेता जो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है। इनके अलावा प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2020 में उड़ीसा में हुआ था और लकली प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के भी विजेता जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ही हैं। इनके अलावा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम को ही पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम कहा जाता था। कॉमनवेल्थ गेम को ही पहले, है ना, कॉमनवेल्थ गेम को ही पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, तो इस यूथ के जगह पे पहले स्कूल लगा होता था। पहला एडिशन जो 2018 में हुआ, ये खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं, खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ था। फिर 2019 में इसे चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। तो अभी हाल में ही 2023 में इसके 5th एडिशन हुए हैं, जो कहाँ पे हुए हैं? मध्य प्रदेश में हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जो 5वां आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है, तो इसमें जो है कौन विजेता रहे हैं? तो महाराष्ट्र रहे हैं। 2023 में संपन्न हुआ है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होती है? देखिए, मैंने बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होना है ये तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बता पाया था दोस्तों। जहां नहीं बता पाया था तो झूठ क्यों बोलना भाई। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है ये आपका लीचिंग, निक्षालन के फलस्वरूप होते हैं। क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो तीव्र वर्षा जब होती है, तो इसके जो भी मिनरल्स वगैरह हैं ये रिस के बहुत नीचे चले जाते हैं और ये जो भुरभुरा मिट्टी बच जाता है इस प्रकार से, तो इसे लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है, जो निक्षालन, लीचिंग प्रोसेस के दौरान बनती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण तीव्र वर्षा के परिणाम स्वरूप अधिकांश तत्वों के निचले रिस कर चला जाने के कारण जो है बनता है। लेटेराइट मिट्टी में आप कौन से फसल उगा लेंगे? तो आप जो है चाय, कॉफी अच्छे तरीके से उगा सकते हैं लेटेराइट मिट्टी के अंदर। ठीक है, इनके अलावा लेटेराइट में जो है लोहा आपको मिल जाएगा और एल्यूमिनियम तत्वों की बहुलता मिल जाती है। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन काफी भी आए हैं और 2 करोड़ बार सीजीएल तक भी पूछा गया है। भारत के अधिकांश भूभाग पर कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, विशेषकर गंगा मैदानी क्षेत्र। अब गंगा मैदानी क्षेत्र कहां पे भाई? ये वाली पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली पोर्शन, ये गंगा मैदानी क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार इत्यादि कवर होते हैं। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, खादर और बांगर। मैंने आपको बता दिया खांगर क्या होता है, बांगर क्या होता है। मैंने आपको
बताया था कि मान लीजिए जो गंगा मैदानी क्षेत्र है, ये भी गंगा मैदानी के नाम पे ही नाम पड़ा है, चूंकि जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार है, ठीक है। तो जो नदियों की बहने का क्रम होती है, मान लीजिए एक साल इस प्रकार से नदी बह रही है ना, इसके अगले साल नदी जो है अब यहाँ से बह रहा था ना, अब यहाँ से बहना स्टार्ट किया और इधर जो फैल गया, तो अब ये वाला पोर्शन में बह रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पूर्णतः डार्क पोर्शन बच गया, इसमें तो नदी की जो मिनरल्स, जो भी मटेरियल बहा के लाएगा, इस साल नहीं पाटा गया तो ये पुराना हो गया, तो इसे कहा जाता है जी बांगर। और जो नया वाला एकदम अभी ताजा ताजा लाया है, उपजाऊ वाला एकदम पांक दलदल, उसे कहा जाता है जी खादर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, अन्यथा किताब में तो पढ़ने को है ही सब चीज। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, कहने से मतलब किताबी भाषा से हट के अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इनके अलावा काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिकांश अच्छे हो जाते हैं। कपास मतलब कॉटन, दादा जो बच्चे शहर के हैं, है ना, कपास मतलब कॉटन होता है, कॉटन, है ना, ये रुई रुई। इनके अलावा जो आपका ये कॉटन कपास की खेती है, ये आपको महाराष्ट्र में भी काफी होती है, खास करके नासिक वगैरह में। मैं जब घर से आता रहता हूँ तो ट्रेन से देखता हूँ इनको। इनके अलावा जो भाई ये काली मिट्टी का क्षेत्र आपको इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो बताएंगे एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में जो आपको काली मिट्टी मिलेगा। वैसे तो मिल तो हर जगह जाता है, लेकिन थोड़ी इतना मिले कि जो ये नॉमिनेट हो सके इस लिस्ट में कि भाई यहाँ मिलता है। इनके अलावा जो आपका भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट का मिल है, तो भाई भारत में सबसे अधिक जूट की उत्पादन ही पश्चिम बंगाल में होती है। तो फैक्ट्रियां ज्यादा होगा तभी उत्पादन ज्यादा हो रही है। अब कहीं बिरले ही ऐसा नियम आएगा कि फैक्ट्रियां है 2 गो, 10 गो फैक्ट्री से ज्यादा प्रोडक्शन देता है, तो ऐसा थोड़ी है ना। तो भाई ये पश्चिम बंगाली आंसर होना है। आप लोग बताएंगे कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में था या फिर, क्योंकि जूट के उत्पादन कई सारे स्टेट है इंडिया में, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मेघालय है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश भी है, कई सारे स्टेट है। तो डिसाइड करेगा, अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल पहला ही स्किप कर दिया तब तो फिर हमें छांटना पड़ेगा, तो बताइएगा पश्चिम बंगाल था कि नहीं। इसके अलावा पहली जूट मिल कोलकाता के रिसरा में स्टार्ट किए गए थे, वो ईस्वी 1855 के समय 1855 का ही था। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत में होता है। पहले ये आंकड़ा किसके पास था, तो बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश हीरो बना था, लेकिन जब नागिन डांस कर लिए क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तो जो है जूट के उत्पादन कम हो गया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, पहले यह आंकड़ा बांग्लादेश के नाम था, आपने नागिन डांस देखा होगा ना, एक मैच में हुआ था। इनके अलावा भारत के अन्य राज्य जहां जूट की पैदावार होती है, ये बिहार है, उड़ीसा है, असम है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। मैंने आपको कहा है कि जूट के उत्पादन के लिए आपको वर्षा बहुत जरूरी है, तो आप कहोगे मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा, तो वहीं सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली वर्षा ऊपर चाहिए, फसल को ही चाहिए, इसे बाद में सराना भी पड़ता है पानी में रख के, है ना। गांव घर में इसे पटसन भी कहते हैं, आपने देखा होगा, इसकी रस्सी वगैरह बन जाती है गांव घर में, खास करके गाय बैल की रस्सी बनाते हैं, काफी मजबूत होते हैं, है ना, पटसन भी बोल देते हैं इसको। जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्ट्री को रिलेट करके और कॉटन वगैरह, सिल्क वगैरह को रिलेट करके, कि सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था भारत में, है ना, सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था भारत के अंदर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर ही रखता हूं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करीब 20 बार आपको जो है 3-4 बार जब पूछा था आपको एसएससी जीडी में, तो कम से कम 20 टाइम तो बक दिया होगा। तो ये जरूर बताइएगा कि ये क्या होगा, सिल्क मार्ग का खोज इंडिया में किसने किया था। ऑप्शन दूं, नहीं दूंगा, चलिए बताइएगा। इसके अलावा 95 से 100 साल के बीच में कौन सी एथलीट दादी ने दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड जीती है, तो भाई भगवानी देवी। अभी अभी इतिहास कारनामा कर दिया, और ये बताते हैं कि जब तक ऊपर नहीं चले जाए, विवेकानंद साहब के बात को कोई भी फॉलो किया है ना, तो ये भगवानी देवी किए हैं भाई। विवेकानंद साहब क्या कहते हैं, उठो दौड़ो और तब तक न रुको जब तक जो है आपकी इच्छा अनुसार कुछ मिले नहीं, है ना। तो इनको जो है देखिए 95 साल की उम्र में हमारे गांव में बूढ़ी हो तो उठ के खाना भी ना खाए, है ना, बोले सवेरे अरे इतना लेट हो गया तो आ नहीं सकती थी थोड़ा चल के, कैसे हम चल पाते हैं। और ये 95 साल की उम्र में दौड़ के गोल्ड मेडल जीत के ले आया, है ना, नमन है ऐसे दादी को, है ना भैया। तो ये कहाँ के हैं, नजफगढ़ हरियाणा के पास के हैं। इनके अलावा वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंदौर नहीं, इंडोर कर लीजिएगा ये, ठीक है, ये इंडूर वाला इंडूर है, ये इंदौर वाला शहर वाला नहीं है। तो वर्ल्ड मास्टर इंडूर चैंपियनशिप 2023 में इनको तीन गो पदक मिला, है ना, भगवानी देवी को। ये 3 पदक किस किस खेल में मिले हैं, ध्यान रखिए आने वाले शिफ्ट के लिए। आपको डिस्कस थ्रो में मिला है, शॉर्ट पुट में मिला है, रनिंग में मिला है। तो रनिंग वाला पूछ लिया है, और 2 अभी सुरक्षित है पूछे जाने के लिए। अच्छा, एक भवानी देवी भी है, ये थे भगवानी देवी, है ना, ये थे भगवानी देवी बांगर, इस प्रकार से इनका नाम है, भगवानी देवी इस प्रकार से नाम है। और एक आपका भवानी देवी, ये भवानी देवी जो है ये तलवार
तलवारबाजी से संबंधित है इंडिया के में, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारतीय, अच्छा, पाइका नृत्य झारखंड के किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो ये आपका मुंडा जनजाति की नृत्य है पाइका। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति का जो है लोगों के द्वारा किया जाता है। बिरसा मुंडा का नाम सुन रहे होंगे, इन्हीं के जन्मदिन पे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कल बताया था। इनके अलावा पाइका नृत्य में पुरुष लोग जो हैं, मतलब जो जेंट्स हैं, वो सैनिक भेष में नृत्य करते हैं और मोर का पंख लगी हुई पाग पहन लेते हैं। जैसे ये पाग है ना, टोपी को पाग, जैसे टोपी समझ लीजिए, तो इसमें जो मोर की पंख ऐसे लगे रहते हैं और तब ये पाग पहनते हैं, ठीक है, पैका नृत्य के अंदर। बाद बाकी जो झारखंड के होंगे ये तो ये सब चीज को जी रहे होंगे तो अच्छे से देखे होंगे। इसके अलावा झारखंड के अन्य प्रमुख नृत्य में विशेषकर मुंडा जनजाति का और कौन सा नृत्य है? तो जादूर नृत्य है, जापी नृत्य है, गेना नृत्य है, कर्मा नृत्य है, ये कर्मा पे थोड़ा स्टार लगा लेंगे, जरगा नृत्य है, जतरा नृत्य है, जतरा पर भी स्टार लगाना। कर्मा क्या है भाई? तो ये छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगा, भले जो आपका करने की फॉर्म है वो अलग है। इसके अलावा जतरा, देखिए जतरा से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है इंडिया के अंदर। ये कैसे लिखा है? जो तो रा करा जतरा, तब आप झारखंड, ठीक है भाई, जो तो रा करा जतरा, तो झारखंड। ये लिख दिया हमने जातरा, है ना, तो ये कहां चलेंगे? पश्चिम बंगाल। और ये हमने लिख दिया धनु यात्रा, तो ये हमने कहां जाना है भाई धनु यात्रा में? तो ओडिशा में जाना है। ये हमने लिख दिया जगन्नाथ यात्रा, तो ये हमें कहां जाना है? ओडिशा में। ये हमने लिख दिया मेदराम यात्रा, तो ये हमें कहां जाना है जी? तेलंगाना में। तो ये जो यात्रा वाला त्योहार है इससे थोड़ा सावधान रहे। इसके अलावा झारखंड के जनजातीय त्योहार में सरहुल काफी इंपोर्टेंसी रखती है। रोहिणी एक फसली त्योहार है जो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के विशेष आकर्षण की बात करें तो सोहराई खोबर पेंटिंग है, पारसनाथ की चोटी है, जो आपका स्टील सिटी जमशेदपुर है, ये भी किसी आकर्षण से कम नहीं है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी रांची में स्टेडियम भी है, यहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी हुआ है, झारखंड वाला स्टेट वाला। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरुदेव कौन थे? तो चित्तरंजन दास साहब सुभाष चंद्र बोस साहब के गुरुदेव थे, ऐसा माना जाता है। महात्मा गांधी के गुरुदेव जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी, है ना, मनाई जाती भी है अब। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम दिल्ली चलो, इस प्रकार की नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में महात्मा गांधी को ये महात्मा शब्द कह के संबोधित किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करे थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे, छिटफुट हो गई थी कांग्रेस में, ये बात आप भी जानते होंगे। इनके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात नहीं है? बाद में कंफर्म हुआ ये क्वेश्चन। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? सब दिन बताते आए हैं 0.6% निगेटिव में। कौन? नागालैंड में। कौन? नागालैंड में। आपके सामने ये ग्राफ है, जनगणना पे ग्राफिकल वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक वाइज वीडियो पर ही है, आगे का काम आपका हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए दशकीय वृद्धि में सबसे टॉप पे मेघालय रहा। मेघालय में लगभग 28% दशकीय वृद्धि है, जबकि देश की औसत दशकीय वृद्धि जो है 17.64% है, यानी इसके करीब जो है 1.9 टाइम ज्यादा है भाई मेघालय, ठीक है भाई, औसत से, है ना। सबसे ज्यादा मेघालय हो गया और सबसे कम आपका नागालैंड को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसकी ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ गई है, -0.6%। तो नागालैंड आंसर हो जाता है ना भाई। इसके अलावा दूसरा स्थान जो सबसे कम ग्रोथ किया ये है केरल। तो नागालैंड में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा साक्षरता फैल गई है तो लोग जो है पॉपुलेशन घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वहाँ कई सारे कारण हैं, लेकिन केरल में ये जरूर कारण है कि वहाँ के लोग साक्षर हैं केरल के, है ना। साथ ही जो है सेक्स रेशियो भी अच्छा है, तो सभी लोग जानते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे पॉपुलेशन एक लिमिट वे में बढ़ा, इसीलिए इसकी जो मतलब जनसंख्या बढ़त दर है ये 4.9 है मात्र, ये बहुत ही अच्छा बात है। इनके अलावा वर्ष 2021 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया था। 2011 देश में दशकीय वृद्धि 17.64 था। देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम सिक्किम का है। निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है? देखिए 2 दिन पहले ही पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या शामिल होती है, ये सभी के सभी बात हमने प्रैक्टिस सेट में करवा दिया। कल की तैयारी मैं आपको आज ही करवा रहा हूं। आप आने वाले अगले साल में CGL की एग्जाम देना है, ये वाली PDF
की जो क्वेश्चन है अगले साल भी छपेगी। हाँ, कुछ करंट के क्वेश्चन जो है वो बदल जाएंगे, तो वेटेज ही कितना रहता है ना। तो इस हिसाब से भाई मैंने बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ाया है पिछले 2-2.5 महीने से, तो इसे व्यर्थ न जाने दे, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें, थोड़ा देखें। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि जो पीडीएफ बाय किया है, अगर एक बार वीडियो नहीं देखा तो पीडीएफ जो है उतना फायदा नहीं देगा जितना देना चाहिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है पूंजीगत व्यय, तो ये क्या होती है? इन्वेस्टमेंट जो होती है सरकार की, ये पूंजीगत व्यय है। सार्वजनिक कर्ज पर दी जाने वाली रकम, जैसे आपने सुना होगा इंडिया के ऊपर 32,282 करोड़ रुपए की कर्ज है। तो भाई ये किसी एक आदमी के ऊपर है, क्या इसका हमारा टेंशन है? हमारा टेंशन है? तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये देश के प्रति है। तो जो ये कर्ज चुकाए जाते हैं ना, ये भी आपका पूंजीगत व्यय है जो सरकार के द्वारा चुकाया जाता है। राजस्व और सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, रक्षा अदायगी, ये सब जो है रक्षा ब्याज अदायगी, ये सब जो है कहाँ जाएगा? तो ये सब भी जो है आपका राजस्व व्यय में जाएगा। क्या है भाई? ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। और ये जो आपने ऊपर में देखा, ये पूंजीगत व्यय की उदाहरण है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने बताया था कि राजस्व व्यय में जो ये पेंशन है, ये जो कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन है ना, तो ये वाली पेंशन यहाँ पे ठीक है ना। बाद में की वृद्धा पेंशन वगैरह इसमें नहीं, जो विधवा पेंशन वगैरह है इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भीतरगांव बल मंदिर जो ईंटों से बनाए गए हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा करा गया था? तो गुप्त साम्राज्य के द्वारा करा गया था आपका भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव के मंदिर से 2 दिन क्वेश्चन पूछ लिया। एक अर्पित नाम का लड़का आपने टेलीग्राम पे देखा होगा, वो भी कानपुर से ही है, तो इनसे एक दिन पूछूंगा, गए हो क्या कभी भीतरगांव मंदिर, है ना? क्या खास है भाई, इतनी पूछा जा रहा है। इस मंदिर गुप्त साम्राज्य के 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव में स्थित है। इस मंदिर में भी नागर शैली का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आप नागर शैली को जानेंगे और साउथ इंडिया में आप द्रविड़ शैली को जानेंगे। सांची की स्तूप की खोज 1818 में कौन किए थे? तो सर हेनरी टेलर ने किए थे। वैसे सांची का स्तूप बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? अशोक को दिया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा आज नहीं तो कल कि सांची की स्तूप के आधुनिक स्वरूप की खोज कब हुई थी, तो बताइएगा 1818 ईस्वी में। नहीं तो एडी नहीं मार देना है ना, या फिर 100 वाला एडी या फिर 200-400 बीसी नहीं मार देना है कि भाई ये बहुत पुराना है, अशोक के काल का है, तो खोज उसी समय हुआ होगा। जब ये प्रॉपर लैंग्वेज यूज करे कि सांची की स्तूप की खोज कब हुई थी, तो 1818 ईस्वी मारना है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, जो आपके मध्य प्रदेश में नागर शैली और पंचायतन शैली का जो है उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा इसी मंदिर के प्रांगण में कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो के प्रांगण में, जो सबसे बड़ी मंदिर है मंदिर श्रेणी की। मुंडेश्वरी देवी की मंदिर कहाँ पे है? बिहार के कैमूर में। आपने गाना सुना होगा, माई मुंडेश्वरी के पावनी धाम, बस शायद पवन सिंह गाए हैं, है ना। इसके अलावा भारत की सबसे पुराना मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद है, ये केरल में है। इसके अलावा भारत की सबसे पुराना यूरोपियन चर्च, ये कौन है भाई? तो ये कोच्चि में है, सबसे पुराना यूरोपियन चर्च है भारत का, जिसका नाम है सेंट फ्रांसिस। ये जो तीनों पॉइंट देख रहे हैं, ये जिनको जीडी का एग्जाम देना है ना, ये तीनों क्वेश्चन को आज ही ताबीज बना के पहन ले, इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने जीडी का भी एनालिसिस कराया है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है? तो परमहंस योगानंद है। नहीं लिख पाया क्या? परमहंस योगानंद जो हैं, इनके आपके राइटर हैं परमहंस योगानंद जी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा, है ना, यहाँ लिखा है, देखिए परमहंस योगानंद जो है इनके आंसर है। विवेकानंद साहब की किताब राजयोग कर्मयोग द पावर ऑफ द माइंड, है ना। तो ये सब जो है विवेकानंद साहब की किताब है, ध्यान रखेंगे। शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देने के लिए विवेकानंद साहब जो है प्रचलित हैं। इसके अलावा 1857 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। ह्यूमिलिटी का एंटोनिम पूछा है, ह्यूमिलिटी काफी इजी है ह्यूमिलिटी। इसके अलावा नाटू नाटू सॉन्ग, यही बोल रहे थे कि भाई कल ही बोला और पता नहीं कहां से दिल से आवाज आएगी, कल पूछेगा। मैंने ये बताया था कल पूछेगा और कल ही पूछा, है ना। नाटू नाटू सॉन्ग किसके द्वारा बनाए गए? एम किरवानी के द्वारा, है ना। RRR पिक्चर का जो पिक्चर किसका है? एस राजा मौली का। इन्हीं के पिक्चर के ये गीत है नाटू नाटू, जिनमें जो है किरवानी जो है इनको तैयार किया है और इनको जो है ऑस्कर मिला है 2023 वाला। रिकी कैग को 2022-23 में डिवाइन टाइट्स के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी साहब है। माय कंट्री माय लाइफ का पुस्तक लाल कृष्ण आडवाणी साहब, है ना। आप समझ रहे हैं, वैसे ही होता है जैसे पूरा चीज गुरु मंत्र में आपसे सीख लिया और बाद में जो है आपकी कोई वैल्यू नहीं, समझ रहे। इसके अलावा मेरी 91 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी साहब।
ए लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह साहब, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी साहब, लाल सलाम स्मृति ईरानी मैडम। तो ये सभी के किताब जो है नेताओं का, इनका जरूर ध्यान रखें। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश, कौन? जयराम रमेश। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, है ना। इस बार किताब हर सेक्टर से एग्जामिनर ले रहे हैं भैया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? अच्छा, असहयोग नहीं, ये क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है भाई, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। 1893 में इन्होंने अफ्रीका गए थे। 1915 में भारत को लौटे 9 जनवरी। 9 जनवरी को आजकल हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार मनाते हैं। महात्मा गांधी के प्रमुख जो भारतीय सत्याग्रह रहे अफ्रीका से लौटने के बाद, सबसे पहले 1917 में आपका जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, बिहार के चंपारण में तिलकठिया पद्धति के खिलाफ। खेरा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। इसके जो असहयोग आंदोलन जो बंद हुआ था वो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण हुआ था, मैंने अभी बता दिया था। इनके अलावा 2022 में आपका चौरा चौरी हत्याकांड होती है। 1930 में दांडी मार्च, 1931 में गांधी इरविन समझौता तथा दूसरे राउंड टेबल में भाग लिए थे। 1932 पूना पैक्ट, 1931 सेकेंड राउंड टेबल, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1948 शहीद। तो ये महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए वो कुछ चुनिंदा ईस्वियां हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी की जो कृति है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, हरिजन है, यंग इंडिया है ना, नवजीवन है, हिंद स्वराज है, ईटीसी है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे? बेलगांव में। कब? 1924 के अंदर। इनके अलावा महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस साहब, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस साहब और महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था आपको। किसको? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम मतलब साधारणतः महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इन अ नटसेल ये क्या होता है? इन ब्रीफली, संक्षेप में कोई चीज बताना, इन अ नटसेल। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्था द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार को किस नाम से जानते हैं? तो भाई जो सिर्फ शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है ना, ये राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ऑप्शन में था कि नहीं, है ना। संगीत नाटक अकादमी जो है ये नृत्य वगैरह और भी गायन वगैरह में भी दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार है यह जो है सिर्फ संभवतः अभी तक तो शायद नृत्य में ही दिया गया है। तो मुझे बताइएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना है। अपर्णा सतीशन को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 43 ख का संबंध, अनुच्छेद 43 ख का संबंध एक बच्चा, अनुच्छेद 43 का संबंध दूसरा बच्चा, तो दोनों की बच्चे की बात तो मानना पड़ेगा, मेरा काम ही आपको आपका बात मानना भाई। तो 43 ख का संबंध जो है ये है कि राज्य में सहकारी समिति से गठन से। सहकारी समिति की जो जिक्र मिलेंगे संविधान के भाग में, ये मिलेंगे आपको जी 9 के बी में, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो खाली 43 आर्टिकल है, नो ए नो बी नो सी, खाली 43, तो इसमें क्या है कि श्रमिकों के लिए जो मजदूरी वगैरह की क्राइटेरिया है इसकी बात करी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 41 में है कि कुछ मामले में शिक्षा और काम पाने का अधिकार जो है मतलब व्यवस्था है, लेकिन इंडिया में काम पाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। इनके अलावा 43A में उद्योग प्रबंधन के मजदूरी की हिस्सेदारी है, काम पाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब यानी कि कुछ काम ही नहीं है, कोई काम नहीं होता तो फिर रहते कैसे। कहने का मतलब ये है कि मतलब फिक्स नहीं है कि आप जो है बीटेक कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसे कोई गारंटी नहीं देगा आपको यहाँ पर, ठीक है भाई, ये बात बताया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, वैसे तो मैट्रिक पास करके भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन कोई बीटेक करके भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो है ये एक प्रकार का मतलब क्या बोलते हैं भर्स मतलब बेतरतीब है। हुआ तो मतलब होंगे, अगर पढ़ेंगे तो होगा क्यों नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ये भी बात है भाई। इंडिया में जैसे संविधान में लिखा गया ना कि कुछ मामले में शिक्षा और रोजगार पाने से संबंधित बातें है ना, तो भाई रोजगार पाने से संबंधित बातें तो फिक्स तो नहीं है ना, तो ये बात बता रहा था। इसके अलावा दूध गेहूं जल में कौन सी हड्डी को मजबूती प्रदान करेगा, दूध या गेहूं? तो दूध मेरे हिसाब से दूध में कैल्शियम काफी रहते हैं, तो ये हड्डी को मजबूती चाहिए तो कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए तो दूध हो जाएगा। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपिस। हड्डी संबंधित रोग विटामिन डी के कमी से होती है, जैसे
ऑस्ट्रो मलेशिया वगैरह, तो ये भी जाने होंगे। इसके अलावा TN राजरत्न पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? हमेशा वाद्य यंत्र में भी क्लू दिया हूं कि कैसे याद करना है। जो भी पिल्लई हैं, गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई साहब हैं, उन्हीं के नाम पे मैंने बताया था कि जो भी पिल्लई हैं वो आपको नादस्वरम ही बजाते हैं जनरली, है ना। लेकिन कुछ पिल्लई जो हैं ये आपके नृत्य से भी जुड़े हुए हैं, जैसे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का नाम आपने सुना होगा। इनके अलावा नीरुस्वामी पिल्लई ये भी नादस्वरम बजाते हैं। जुबीन मेहता सिंफनी के प्लेयर हैं। S बालचंद्रन बदरुद्दीन डागर ये सब जो है आपके बीना के प्लेयर हैं। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास छत्रपति सिंह, तोताराम ये सभी के सभी पखावत से हैं। एक TH विनायम घाटम से है। U श्री कृष्ण, है ना, आपका जो है मेंडोलिन से है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर साहब को आप जानते हैं। वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? नो ऑप्शन, लेकिन फिर से वाणिज्यिक बैंक का जो काम है कि लोगों का जमा स्वीकार करना, लोगों के वित्तीय जो लाभ हैं उनको देना, मतलब लेन देन करना। इसके अलावा क्रेडिट निर्माण करना, धन का हस्तांतरण करना, है ना। तो ये सब जो है आपके बैंकों का प्रमुख कार्यों में से है। अभी हालांकि जो है जो साख सृजन है इस पे थोड़ा कम है, लेकिन जरूरत पड़ने पे शायद आने वाले समय में ये भी इनको पावर दे दिया जाए। इनके अलावा RBI का परम कर्तव्य मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR ये सभी के सभी कौन तय करता है? RBI केंद्रीय बैंक, अंतिम ऋणदाता बैंक, भारत का राष्ट्रीय बैंक। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 क्या हुआ? बंगलुरु में हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट क्यों करेगा मुझे थोड़ा सस्पिशन है, क्योंकि पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था। इस प्रतियोगिता के विजेता भारत है, विजेता कुवैत है। यह भारत की 9वां ट्रॉफी है। ICC वर्ल्ड कप भारत में जो होगी उसमें 10 गो टीम है, 2023 में होगी। बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था? ISSF वाला, तो 2 क्वेश्चन सस्पिशन में रहा। एक गोरी गरिमा बता रहे हैं बच्चे। गोरी गरिमा क्या है भाई? गोरी गरिमा एक देखिए गौर मारिया है, ठीक है, गौर मारिया, एक गौर मारिया नृत्य है जो मैंने बता रखा, और ये छत्तीसगढ़ का है। तो हो सकता है इसी को बच्चा बता रहा हो, जैसा बताया वैसे ही लिखा हो भाई, आप लोग बताएंगे, है ना। गौर मारिया एक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, है ना। और एक कच्ची घोड़ी है ना, कच्ची घोड़ी। तो ये कच्ची घोड़ी जो है ये आपका राजस्थान का है। तो ये मेरे ख्याल में जो पक्का कि ये आपका जो है गौर मारिया ही पूछा होगा। इनके अलावा डे एंड नाइट, अब डे एंड नाइट क्या है ये मैं समझ नहीं पाया। एक डे ब्रॉड लाइट होता है जो इसका मतलब होता है दिन दहाड़े, जहां पे जैसे बैंक वगैरह लूट ली जाती है तो डे ब्रॉड लाइट अंजाम दिया गया, मतलब दिन दहाड़े होता है, तो वही होना चाहिए। डे एंड नाइट मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। पहले वाले शिफ्ट में इंस एंड ऑट्स पूछा था, सभी आप जानते हैं, पूर्ण विवरण, पक्ष और विपक्ष। इसके अलावा शक्ति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय विद्यापीठ की स्थापना पतंगराव कदम ने किया था। वहीं पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन, 1921 में इसी का नाम बदल गया तो हो गया विश्व भारती। इनके अलावा DK कर्वे साहब इंडिया में सबसे पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी, और जो आपका ज्योतिबा फुले मैडम है ये इंडिया में सबसे पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोली थी। तो ये थे सेकंड सीट में आप प्रश्नों के लाइस्ट से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क मिलती है, और जो बच्चे पेड ग्रुप में हैं जो 57 सीरीज ले रखे हैं मेरा या फिर लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएंगे। 57 हमारे क्लास नोट मिलेंगे, मतलब इसके अलावा जो भी एनालिसिस है वो बोनस में मिल जाएगा, और टॉपिक बैच के 12 से 14 जो PDF है वो भी बोनस में मिल जाएंगे मात्र 25 में। तो आप क्लिक करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी ईडियम, फ्रेज, है ना, एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए, सभी करीब 10 से 12 क्वेश्चन आप अंग्रेजी के देखेंगे। साथ ही 25 के 25 क्वेश्चन, मैं 24 नहीं बता रहा हूँ, 25 के 25 क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें, किसमें, इस वीडियो के अंदर, थर्ड शिफ्ट वाली, वो भी ओरिजिनल। इन बच्चे का नाम है ना, इन बच्चे का नाम है, क्या नाम है, इन बच्चे का नाम है रोशन केशव लाल नाम है इनका, इस बच्चे का, जिन्होंने भागलपुर से मुझे ये सारे के सारे प्रश्न जो है दिए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे, जैसे कि पढ़ाते आए हैं, जो आपके काफी काम के होते हैं, ना सिर्फ करंट एग्जाम में बल्कि आने वाले समय में आप जो भी एग्जाम देंगे वहां पे आपको ये चीज काम आएगा, और एग्जाम हॉल में मेरी सारी बात आपको याद आती जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरी 57 सीरीज को अटेंड किया है तो आपको कोई भी
दिक्कत नहीं होने वाले है इस MTS में। मैं पहले दिन ये चीज़ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा एग्जामिनर की रंग ढंग बदल सकते हैं, लेकिन बदल के भी मैंने देख लिया है ना। करीब 6-7 शिफ्ट की 9 शिफ्ट की एग्जाम हो चुकी है, मैंने तीनों दिन में मिला लिया, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला। तो चलिए, आप जिनको भी एग्जाम में अगर टाइम है 2-4-5 दिन, तो 57 सीरीज जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो बच्चे PDF बाय कर लिए 57 वाला, वो PDF से रिवीजन जरूर मार के जाए एग्जाम देने। दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है आपसे पूछा है। तो भाई सबसे पहले तो वो महासागर होता है, इसका जो मतलब निकला हुआ पार्ट होता है, इसका हम नाम दे देते हैं सागर, ठीक है। तो महासागर है आपका प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर का बेटा कौन है? दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर अपने जाति में, अपने बिरादरी में सबसे बड़ी है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो दक्षिण चीन सागर मारिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर मारिएगा। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर मारिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ही मरियाना खाई स्थित है, जो इस दुनिया में सबसे गहराई वाली स्थल है, मरियाना खाई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो इंडिया में है ना, जब मैं आपको अच्छे से जानते होंगे इंडिया में इन दोनों चीज को, इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है और अरब सागर में क्या स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप में जो आपका लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट किसके हैं? हिंद महासागर के पार्ट है। कल मैंने 5 महासागर के बारे में आपको डिटेल से बता दिया था कि एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है, ये महासागर आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर में सबसे अधिक देश की जो है मतलब आइलैंड के रूप में देश जो है आप निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं हिंद महासागर में। इसके अलावा हिंद महासागर को हाफ महासागर भी कहा जाता है, अर्ध महासागर कहा जाता है, और अंध महासागर यानी अंधा वाला, ब्लाइंड वाला अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, जो वर्ल्ड में दूसरे सबसे बड़े महासागर है। तो ये सभी के सभी बात महासागरों से जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा भूमध्य सागर ये किसके पार्ट है भाई? क्या जरूरी नहीं है कि खाली यह से पूछेगा, भूमध्य सागर नहीं पूछेगा, ये कौन गुनाह किया है? तो भूमध्य सागर जो है ये आपका अटलांटिक महासागर का पार्ट है, जिसे मैंने अभी कहा कि इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और भूमध्य सागर से लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्वेज कनाल, ठीक है भाई। इसकी लंबाई बनने के समय 164 किलोमीटर था, अभी विस्तृत एरिया हो गया क्योंकि बहुत सारे रास्ता जो ब्लॉक होते गए, तो ये घुमा के नहर थोड़ी बंद करना है, काम तो चलाना है भाई, क्योंकि बहुत सारे रास्ता की जो है बचेवा करता है ये, ठीक है। स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ था, कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सब बात मैंने बता ही दिया था कि 1869 में जो है ये बन के तैयार हो गया और 1956 में इसके राष्ट्रीयकरण कराया गया था, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वन के उत्पाद हैं। भाई ने आपको वह पर्णपाती वन, सदाबहार वन, कंटीली वन है ना, ये सभी के सभी वन के उत्पाद विथ बारिश कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये किस प्रकार के वन है, ये सभी बता दिए भाई। तो आगे के काम श्रीमान जी आपका हो जाता है। देखिए महोगनी और रेडवुड जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है। अब मैंने बताया था कि सदाबहार वन को आप कैसे बताते हो भाई ये वन जो है ये सदाबहार वन होगा, क्या आप जाके वहां पे लिख दो, बोर्ड लगा दोगे? नहीं, तो इसके अपने जो है नेचुरल पावर से इसका नाम पड़ता है। जैसे देख लीजिए एगो पेड़ है जिसमें खाली पत्ता है, एगो पेड़ में यहाँ पे फूल भी आ गया है, और एगो पेड़ में जो है पूरे पत्ता नीचे गिर गया है ना। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो ऐसे वन को जो है आप सदाबहार वन कहते हैं कि भाई एक ही साथ एक जैसे क्रियाकलाप सभी वृक्ष नहीं करते हैं। नहीं तो मान लीजिए पतझड़ी वन है तो सारे पत्ते जो है लगभग एक ही समय में गिर जाते हैं, तो जाओगे तो वन में कुछ नजर नहीं आएगा, कोनो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, एकदम खाली रहेगा, खाली मतलब तना ही तना दिखता रहेगा। तो इसे कहते हैं पर्णपाती वन, क्योंकि एक के बार पत्ता जाता है और एक के बार आएगा, जब आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जो सदाबहार वन है इसमें कोई फल रहा है, कोई फूल रहा है, कोई गिर रहा है, कोई सूख रहा है, तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो इसे सदाबहार वन कहते हैं। तो इस सदाबहार वन के ही उत्पाद है महोगनी, रोजवुड। अब सदाबहार वन में बारिश कितनी, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक सालाना, और टेम्परेचर तो 24 डिग्री। और सदाबहार वन में जो व्यापारिक आपका उत्पाद होता है, यानी जो आपके लकड़ी वगैरह पाए जाते हैं, ये महोगनी हो गया, सिनकोना हो गया, रबर हो गया, ये सब आपके कहां मिलेंगे? सदाबहार वन में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सा उत्पाद मिलेगा? शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सागवान, ये सब कहां पे मिलेगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में। अब जो मुझे ये बताइए कि आपने कि ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में कितनी वर्षा होनी है, तो भाई सदाबहार में कितनी करा रहे थे? तो मोर देन 200 आपने सेंटीमीटर सालाना वर्षा कराया है। तो ये जो पर्णपाती वन है
ये 100 मतलब 200 से नीचे होना चाहिए। वर्षा जो है 200 से नीचे होना चाहिए। 200 से ऊपर चला गया तो सदाबहार बन के लक्षण में आ जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन या कटीली वन, तो इस वन में आपको क्या मिलेगा? बबूल मिलेगा, खजरी मिलेगा, खजूर, कैक्टस, नीम भी मिल सकता है, यूफोरबिया भी मिल सकता है। यानी कहने का मतलब है एक ऐसा पौधा जिसमें पत्ते की चौड़ाई ज्यादा न हो, जिसमें पत्ते की चौड़ाई ज्यादा न हो और कांट कुछ भी निकला रहे, क्योंकि भाई पानी मिल ही नहीं रहा है तो कांटे निकलेगा ना, कहां से फैलेगा, पत्ता कहां से बड़का होगा। तो ऐसे पौधे आपको कहां पे मिलेंगे? मरुस्थल में मिलेंगे। राजस्थान में खजरा इसका उदाहरण है, आप देखे होंगे। इसके अलावा मरुस्थलीय वन में आपको 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा सालाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया, देवेंद्र झाझड़िया ने 2022 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। ठीक है भाई, देवेंद्र झाझड़िया ने ग्रैंड प्री विश्व वाला में जो पैरा एथलेटिक का जो आपका मोरक्को में कराए गए थे, तो इसमें जो है रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिए हैं। देवेंद्र झाझड़िया वही खिलाड़ी हैं जिनको पैरा एथलीट जो है जो पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस मोरक्को में जो ये प्रतियोगिता हुआ, इस प्रतियोगिता में कितना मीटर भाला फेंका? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जेवलिन थ्रोअर है पैरा वाले का, तो ये 60.9.7 मीटर की दूरी को भाला को टपा के जो है आपका रजत जीत लिए हैं। यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं, ये बात मैंने आपको बता दिया। अपना हीरो को भी याद रखिएगा, किसको? नीरज चोपड़ा को। ये आए प्रतिदिन सब चीज जीतते जा रहे हैं। अभी फिर से वो डायमंड लीग जीत लिए, है ना, टोक्यो ओलंपिक में जीत लिए थे। तो इनको जरा ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। आज ही पता है जी, 91 20 प्लस 7। इसको लिखते लिखते तो अब तो पेन भी कहने लगा कितना बार ये लिखोगे। ठीक है, तो ये जो है इसलिए लिखता था मैं कि अगर आपको कभी पूछे कि कितने तत्व हैं तो हो सकता है कि आप बिना पढ़े भी मार दो, क्योंकि बहुत बार सुने होंगे। लेकिन अगर किसी दिन ये पूछ दिया ना दादा कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु कितने हैं, अगर पढ़े नहीं हो ना तो पेन खटखटा के मतलब दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए 91 मेटल है, 20 नन मेटल है और 7 उपधातु है। 118 इस प्रकार से विभाजित हुए हैं हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में। अच्छा, जो हम आजकल आवर्त सारणी देख रहे हैं ये मोसले साहब के द्वारा बनाया गया है। कहाँ गया मोसले साहब? इधर है, मोसले साहब के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा कतई मतलब नहीं है कि आधुनिक आवर्त सारणी का विचारधारा सबसे पहले मोसले ने ही दिया। आधुनिक आवर्त सारणी के विचारधारा से मेंडलीव की भी मत मिलती है और उनके भी आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी ही कहलाती है। लेकिन फर्क इतना है कि हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष को फाइंड कर लिए, जिसके कारण हम इसको इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। सबसे कम तो तत्व ही कम था, इसमें मात्र 63 तत्व था। दूसरी बात, ये परमाणु भार पर आधारित था। तो भाई भार निकालने के लिए आप जानते हैं कि परमाणु के भार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन वाली बात आ गई। लेकिन जो आजकल की आवर्त सारणी है, ये प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही परमाणु क्रमांक होता है। सीधे सीधे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रकार से आज जो यूज करते हैं काफी जो है सहूलियत भरी है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये कहते नहीं कि मेंडलीव जो है ओल्ड ख्यालात वाले आवर्त सारणी बनाए थे, ऐसा नहीं है, कम बनाए थे, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में बता दिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आजकल देखते हैं मोस्टली बना। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त और वर्ग जो बच्चे नए हैं यहाँ भी गलती कर लेते हैं। ये वाला जो सुतलावा लाइन है 7 गो है, और ये वाला जो इस प्रकार से खड़ा हुआ लाइन है ये 18 गो होता है आवर्त सारणी में, तो इसे वर्ग कहते हैं। और ये वाला सूतल वाले को आवर्त कहते हैं, ये वाले को। ठीक है, तो ये 7 और 18 है। और जो मेंडलीव का था उसमें 7 गो और 9 गो था, 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे, बता दिए। एक आपसे पूछा जाता है कि न्यूलैंडस ने किसका नियम दिया था, या फिर ऑक्टेन का नियम या फिर अष्टक का नियम किसने दिया था? तो आपको बताना है न्यूलैंडस ने दिया था। ये क्या था भाई? ये बताया था कि कोई भी ऐसा तत्व ले लो, है ना, कोई भी ऐसा तत्व ले लो तो पहला और 8वां का गुणधर्म ना लगभग मिलता है, इस प्रकार से बताया गया था। ठीक है, तो भाई ये जो है कैल्शियम तक ही सही रहा बात, बाद बाकी फॉल्स हो गया, तो ये भी कारगर साबित नहीं हुआ है ना। इसके अलावा एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है, तो एटीएम का फुल फॉर्म कौन नहीं बताएगा? बताइए, भर दिन तो एटीएम में पैसा निकालते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या ऑटोमेटेड टेलर मशीन? इसके ऑप्शन में अगर ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया गया होगा और जो बच्चे लगाए होंगे ना तो गलती हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता। ऑटोमेटिक ऐसा वस्तु को आप बोल सकते हो कि जो भाई हमेशा ना अपने आप चलता ही रहे। जैसे आपने जो ऑटोमेटिक वाली सीढ़ी होती है स्टेशन वगैरह पर, जो है आप सीढ़ी अपने आप मॉल वगैरह में आप देखे होंगे, एलिवेटर बोलते हैं शायद, है ना। तो भाई ये वाली जो सीढ़ी होती है ये अपने आप चलती रहती है, तो उसे ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। लेकिन
एटीएम में क्या अपने आप पैसा गिरता रहता है? नहीं, आप इनपुट देते हो, दुनिया भर का डाटा देते हो, तब निकलता है। तो ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है भाई। इनके अलावा साई का फुल फॉर्म आने वाले जिनका एग्जाम है ध्यान रखेंगे, साई का होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये खेल प्राधिकरण है इंडिया का, है ना, साई, इन्हें ध्यान रखेंगे। एक बाई भी होता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा मुद्रा योजना जो होता है ना प्रधानमंत्री वाला, इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, है ना, बच्चा वाला, युवा वाला और तरुण वाला, है ना। तो बता दिए थे कि 50,000 हो गया तो बच्चा वाला, शिशु वाला, अब 5 लाख तक हो गया तो बिचला वाला, अब 5 से 10 लाख तक हो गया तो लास्ट वाला तरुण वाला। तो इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्रा योजना है इसमें आपसे पूछ लेता है आर का वैल्यू, तो आपको पूरा वैल्यू याद रखना है भाई। मैक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नीति आयोग का फुल फॉर्म बच्चे हल्के में ना लेने तो दिक्कत हो जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर इंडिया रहता है कई बार आपके ऑप्शन में। इनके अलावा अनफिनिश्ड मेमोइर, अब सब दिन मैंने प्रियंका चोपड़ा जोनास और अंदाज पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया है इसी पढ़ाई में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। बताया ना कि अंदाज पिक्चर वाली हीरोइन का है ना, तो प्रियंका चोपड़ा का, है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनास, ये बाहर जाके शादी किए हैं, है ना। तो इनके पुस्तक का नाम है अनफिनिश्ड मेमोइर। प्रेगनेंसी द बाइबिल, है ना, तैमूर की मम्मी करीना कपूर की पुस्तक है, तो ये बात आपको भी पता होगा। इनके अलावा क्रैंकिंग द कोड, क्रैंकिंग द कोड जो है आयुष्मान खुराना साहब की पुस्तक है और इनकी पत्नी ताहिरा कश्यप की जो है मिली जुली राइटिंग में पुस्तक है। इनके अलावा द 7 सिंस बीइंग मदर, है ना, आई प्रोमिस, ये भी ताहिरा कश्यप की पुस्तक है। ये पति पत्नी है आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप खुराना। इनके अलावा आयुष्मान खुराना के भाई का नाम तो पता ही होगा आपको, अपार शक्ति खुराना, है ना। इनके अलावा टू गेट कोल्ड फिट इडियम, इसका मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज को ऐसे मान लेना कि पहले हम हार गए, तो ऐसे क्या होता है नर्वसनेस जो आता है ना, तो ये वाले के लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू गेट कोल्ड फिट इडियम। इस प्रकार से वो कोल्ड शोल्डर होता है, जैसे वो कोल्ड शोल्डर भी होता है वो अलग से, ये फिट वाला है, ध्यान रहेंगे। इनके अलावा पंचम दा, कल ही बताया था ना जी, बप्पी लहरी पूछा था तो पंचम दा भी बता दिए थे, मैं अगला नंबर इसी का है ना। तो पंचम दा का भाई राहुल देव बर्मन, RD बर्मन, है ना। इसके अलावा बप्पी लहरी जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में, और पंचम दा का जन्म भी पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो बप्पी लहरी का ओरिजिनल नाम क्या है, अलोकेश लहरी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अब हमारे बीच नहीं है शायद, हाँ नहीं है अब। इसके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 किस राज्य में हुआ। अब एक बच्चा जो दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन जो भेजा ये आपका यूथ गेम लिख रहा है, तो अब यूथ गेम पूछे चाहे यूनिवर्सिटी गेम पूछे, अपने को तो सही आंसर मारना है भाई, है ना, क्योंकि डाटा तो पहले ही आपके माइंड में सेट है, चिप, है ना। तो अगर यूनिवर्सिटी गेम पूछा तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके विजेता भी बता रखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकेंड गुरु नानक यूनिवर्सिटी, ये बात भी बता रखे हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश में हुआ है 8 शहरों में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं भाई, यूथ वाला जो गेम होता है ना इसमें बहुत सारे टोली भाग लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी गेम होता है इससे थोड़ा छोटू होते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम ये मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुए, पहले यही हुए इस साल, तब हुए आपका यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला योगी साहब के राज में यानी उत्तर प्रदेश में, और शिवराज सिंह साहब के राज में आपका यूथ वाला हुआ है 2023 के अंदर। ये 5वां संस्करण था मध्य प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो 3रा संस्करण था। तो जो पहला हुआ आपका यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में, ये आपका 2020 में हुआ था, और पहला का भी विजेता पंजाबी यूनिवर्सिटी रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत 2018 में दिल्ली में हुआ था स्कूल गेम के नाम से, बाद में इसके 19 में नाम चेंज कर दिया गया और खेलो इंडिया स्कूल को हटा के यूथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा 1739 दिल्ली पर कौन सा अटैक हुआ था, नादिर शाह किस लड़ाई में व्यस्त थे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया है भाई, इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि 1739 में, है ना, नादिर शाह ने कौन सी लड़ाई किया था। आप लोग मुझे इसका ओरिजिनल लैंग्वेज अगर देंगे तो मैं और भी अच्छे से बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं मैंने भी ये क्वेश्चन कई दफा देखा है कि 1739 में नादिर शाह ने कौन सा जो है लड़ाई लड़ा था, और इसके बाद जो है ये बोरिया बिस्तर लेके जो भी लूट सके तो लूट लो, यहां से लूट के चले गए कहां पे, ईरान, ठीक है। और मैंने बातों ही बात में कभी मैं अच्छा बात बोल जाता हूं, तो अभी जानते हैं, तो कई बार बता चुके हैं भाई, भारत की नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के। तो भैया यही नेपोलियन है, यही नादिर शाह है ना। तो ये नादिर शाह करनाल की लड़ाई लड़े थे 1739 में, और ये नादिर शाह जब देखा कि अब तो कुछ बचा नहीं, तो क्या किया, जो आपका मोहम्मद शाह उस समय जो है मुगल वंश पे बैठा था, ठीक है। मोहम्मद शाह जो है अंतिम हुए थे तख्ते तौस यानी मयूर सिंहासन पे बैठने वाला, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम शासक पूछे तो मोहम्मद शाह। अब बनाया कौन था, किसके काल में बनाया था, तो शाहजहां। अब शाहजहां खुद थोड़ी बनाएगा, उनका जो है लेबर वगैरह बनाए होंगे, है ना। तो ये जो तख्ते तौस है ये आपका
ये जो आपका जो है, ये आपका तख्ते तौस जो है, ये आपका बनाया था शाहजहां, लेकिन ये जो अंतिम बैठने वाला हुआ ये मोहम्मद शाह हुआ। एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे, तो ये बता रहे थे कि जो आपका तख्ते तौस है ये शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन अंतिम बैठने वाले शासक की बात करेंगे तो आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, इसे लूट करके और कोहिनूर हीरा को साथ में ले लिया और दोनों लेके चला गया कहाँ पे, ईरान। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और ओरिजिनल नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के थे। दिवेही किस भारत के पड़ोसी देश का भाषा है, बताया था। दिवेही आपके मालदीव का है। अफगानिस्तान की भाषा दारी या पाश्तो है। नेपाल की भाषा जो है ये नेपाली है। भूटान की जो भाषा है जो खंगा है। म्यांमार की जो भाषा है बर्मी है। श्रीलंका की भाषा सिंगली या तमिल है। तो इतना जरूर याद रखना है, मैंने आपको पड़ोसी देश से एक एक डाटा दे दिया था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मेरी बैड लक जो है यहाँ पे आ गया था कि मैं अफगानिस्तान की भाषा जो है कल से पहले नहीं बताया था, क्योंकि मैं इसे हल्के में ले लिया था, है ना। अफगानिस्तान की भाषा मैं आपको नहीं बता पाया, है ना, कि भाई ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ दिया है तो अब मैं और भी थोड़ा सजग हो गया हूं। अब मैं जो है इनको भी हल्के में नहीं लिया, इनको भी ऐड कर लिया हूं। बाद में कि अफगानिस्तान के अलावा सारे भाषा मैं आज से नहीं, जब से आपको पढ़ा रहा हूं तब से बताया हूं। इसके अलावा चीन की भाषा को मंदारिन कहते हैं। दुनिया की सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, इसके बाद आपको मंदारिन ही बोली जाती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो भाई बांग्लादेश और श्रीलंका, ये दोनोों की राष्ट्रीय फल भी पूछा जा चुका है, तो जैक फ्रूट, कटहल जो है यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट है। इसके अलावा श्रीलंका से और भी अंदर चले जाते हैं एग्जामिनर, तो श्रीलंका में आपका कंडियान नृत्य होता है, जाफना प्रायद्वीप होती है, एलिफेंटा पास होती है, हम्बनटोटा बंदरगाह होती है। इसके अलावा श्रीलंका का जो HDI रैंकिंग है, अभी एशियाई मतलब हमारे भारत के आसपास के जो भी कंट्रीज हैं, इसमें जितने भी HDI हैं, जितने भी कंट्री के, तो उसमें सबसे बेटर हमारा श्रीलंका का ही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 73वां रैंक लेकर के आ गया है। हमारा कितना है, 132वां है। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है, तो भाई ये किराना घराना है। कितनी बार बताएंगे, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, गंगूबाई हंगल, ये सभी के सभी किराना घराना से जुड़े हुए हैं। पंडित जसराज, जिनके नाम पे आप देखेंगे क्षुद्रग्रह, तो ये मेवाती घराना से है। पंडित वेंकटेश कुमार, ये किराना और ग्वालियर, ये दोनों घराने से ताल्लुक रखते हैं। पंडित बिरजू महाराज, कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से संबंधित है ना। इनके अलावा पंडित शंभू महाराज, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो भाई मैन से जलता हो, जो मानवता को पसंद नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट। और एक ऐसा आदमी जो जस्ट इसका अपोजिट हो, जिसे मानवता पसंद हो, है ना, जो मैनकाइंड को लव करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फिलैंथ्रोफिस्ट, है ना। एगो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है और एगो आपका मिसैंथ्रोपिस्ट होता है। तो इन दोनों को जो है अपोजिट सपोजिट याद रखेंगे। इनके अलावा सांची का ये वाला मिस वाला जो शब्द है ना, इससे आप कई सारे चीज बना सकते हैं, जैसे मिसोजैनिस्ट, मिसोजैनिस्ट जो भाई मतलब औरत में विश्वास नहीं रखते हैं, औरतों से हेट करता है, मिसोजैनिस्ट, है ना। एक होता है फिलोजैनिस्ट, मतलब जो औरत को बहुत पसंद करता है। तो मिसो और फिलो, मिसो मतलब हेट, फिलो मतलब पसंद। इसके अलावा यहीं पर अगर आप मिसोगैमिस्ट लिख देंगे ना, ये वाई हटा के एक खाली लिख देंगे, तो जो शादी को नहीं पसंद करता, जो शादी नहीं करना चाहता है, उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बाइगेमी सुना होगा, बाइगेमी, है ना, इस प्रकार से बाइगेमी तो मतलब दुई विवाह पर था, है ना। पोलीगेमी मतलब बहु विवाह पर था। मोनोगेमी मतलब एगो विवाह, है ना। तो बहुत सारे अंग्रेजी में याद करने की, खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए रूट वर्ड काफी है और बहुत सारे चीज याद हो जाते हैं। इसके अलावा सांची का स्तूप कहाँ पता है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप का निर्माण कौन किया है, मौर्य सम्राट अशोका ने किया है। लेकिन मैं चिल्ला के आज सेकंड शिफ्ट में बताया था कि सांची की स्तूप जब भी आपसे पूछे, है ना, तो ये तो सबको जानते हैं कि मध्य प्रदेश। अब इस प्रश्न में थोड़ी बताऊंगा कि मैंने बताया था, कि नहीं बताऊंगा तो भी बात बनाओगे, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन है ना। तो लेकिन एक प्रश्न इससे और बनेगी आने वाले समय में कि ये सांची का स्तूप की जो आधुनिक स्वरूप जो है, आज के फॉर्म जो है, इसके रूप में कब जो है खोजा गया था, पता लगाया गया था। तो 1818 ईस्वी में बात कीजिएगा। ठीक है, तो भाई 1818 ईस्वी में तो अशोक साहब जिंदा तो नहीं थे, तो फिर अचंबा लगा ना, है ना। तो इसके दो क्वेश्चन बनेंगे, एगो सिर्फ फाउंडर कौन है, तो 1818 में, है ना, खोजा गया, और आपको जो स्थापना हुआ वो तो अशोक के समय हुआ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ईस्वी उसकी। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर भीमबेटका का गुफा
गुफा, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, बाघ गुफा, है ना, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश में लेटेस्ट स्कीम जो है ये लर्न एंड अर्न स्कीम है ना। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी, है ना, लाडली बहन योजना, ये सभी के सभी शिवराज सिंह साहब जो है चला रहे हैं। इलिगेंट का सिनोनिम्स पूछा है। इलिगेंट मतलब होता है भव्य, भव्य कह सकते हैं मतलब बहुत अच्छा, ग्रेसफुल, मॉडर्न कह सकते हैं, सुसज्जित कह सकते हैं आप इलिगेंट को। इसका उल्टा अगर कहेंगे तो कोर्स हो जाएगा, है ना, कोर्स हो जाएगा, पुराना जो भी सेंस देगा आपका, है ना, ऑब्सोलीट भी हो सकता है इसका उल्टा की बात करेंगे तो, ठीक है। या फिर सिंपल हो जाएगा, सादा, सादा एकदम, मतलब न कोई भी मतलब मतलब ताम झाम नहीं, एकदम सिंपल, ये उल्टा भी हो सकता है इसका। इसके अलावा लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य से संबंधित, भाई त्रिपुरा से है लेबांग बुमानी। खर्ची पूजा भी त्रिपुरा से है। इसके अलावा मोपिन सोलिंग लोसारा, अब इन सब का समय आ गया है, बहुत दिन तक आपने मोपिन सोलिंग को कोठी में बंद करके रखा है, अब आएंगे एग्जाम में। तो मोपिन सोलंग लोसार ये तीनों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य, मुखौटा को हम युद्ध नृत्य भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल नागालैंड सबसे पहले 2000 ईस्वी में मनाया गया, ये नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है जो 10 दिन तक मनाई जाती है। लोसांग सागा दावा ये सिक्किम में मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। थवल चुंगवा मणिपुर में याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे मनाया जाता है, इसे मणिपुरी होली कहा जाता है जो 5 दिनों तक चलती है, याओसांग। इसी होली में थवल चुंगवा नृत्य होता है। इनके अलावा मणिपुर के अंदर जो थांगटा है, मार्शल आर्ट है थांगटा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुक्तेश्वर डांस किस राज्य से संबंधित है, बच्चे ने बाद में कंफर्म किया कि मुक्तेश्वर मंदिर पूछा है, मुक्तेश्वर मंदिर पूछा है। चलिए मैं डांस को यहां से काटता हूं, मंदिर बताता हूं। देखिए मुक्तेश्वर मंदिर डिपेंड करता है कि अगर किसी शासक के नाम से पूछा है, मेरे ख्याल में तो किसी शासक के नाम से पूछा होगा, क्योंकि मुक्तेश्वर मंदिर एक नहीं, जो दो नहीं, कई जगह है इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। तो मुक्तेश्वर मंदिर आपको ओडिशा में भी मिलेगा, है ना, ओडिशा में भी है मुक्तेश्वर का मंदिर। मुक्तेश्वर का मंदिर आपको उत्तराखंड में भी मिलेगा, उत्तराखंड में भी है मुक्तेश्वर का मंदिर। और इसके अलावा मुक्तेश्वर मंदिर एक जगह और है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हाँ, मुक्तेश्वर का मंदिर एक जो है साउथ के जो डेस्टिनी मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, कांचीपुरम, कांचीपुरम के पास भी एक आपका मुक्तेश्वर का मंदिर है ना। तो मुझे ये पूछना है कि किस रिलेशन में पूछा है ये क्वेश्चन, है ना, कि भाई उत्तर प्रदेश या फिर ये या फिर कांचीपुरम ऐसा कुछ पूछा है, या फिर सीधे सीधे मुक्तेश्वर की मंदिर पूछा है। तो देखिए सबका जवाब आपके साथ है कि मुक्तेश्वर की मंदिर इतने जगह है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होंगे। इसके अलावा अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव भी होता है, ठीक है, ओडिशा के अंदर मुक्तेश्वर मंदिर के प्रांगण में। इसके अलावा उड़ीसा का अन्य त्योहार, मैंने उड़ीसा को जान के यहाँ पे फिल किया सब डाटा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना एक्स्ट्रा फैक्ट तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मुझे चलते चलते दूसरे सेल में एक बच्चा और क्वेश्चन भेज रहा है, तो वो डांस लिख रहा है, मुझे उसको आपको बीच में जो मैं 1 सेकेंड लिया था सिर्फ यही करने के लिए लिया था, उनसे पूछा हूं मैं मैसेज करके कि मंदिर था कि नृत्य, तो मंदिर बताया है। उड़ीसा का अन्य त्योहार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, नौखाई त्योहार, नवकलेश्वर महोत्सव, गोटीपुआ नृत्य, धनु यात्रा त्योहार, ओडिसी नृत्य। देखिए आज फर्स्ट शिफ्ट में जो है कलबेलिया भी पूछा था, गुलाबो सपेरा वाला, मुझे क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में पता चला। इसके अलावा उड़ीसा में बादाम पहाड़ी है, यहाँ पे आपको लौह मिलेंगे, है ना। इसके अलावा उड़ीसा जो है बॉक्साइट के खनन में भी भारत में अव्वल है। इसके अलावा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा के अंदर ही है, चिल्का झील। उड़ीसा में कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जहां पे हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम रहे हैं। ब्रेक द आइस आपसे पूछा है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, हिचकिचाहट त्याग के कि कोई भी मुद्दे पे बात करने लगना, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेक द आइस, है ना, ब्रेक द आइस मतलब पत्थर को तोड़ देना। इनके अलावा मिल्खा सिंह के ऑटोबायोग्राफी का नाम आज से पूछ रहा है जी, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की जो रेस है ना, ये मिल्खा सिंह है भाई, है ना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, ये अपने बुरे दिन को जब मतलब काट रहे थे तभी लिखे थे। इनके अलावा प्लेइंग इट माई बैग, ये सचिन तेंदुलकर साहब की किताब है। इनके अलावा ये सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली दादा का किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सेंचुरी इज नॉट एनफ। एक किताब का नाम है 281 एंड बियॉन्ड, ये किताब के लेखक कौन है भाई, BVS लक्ष्मण साहब हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
महारी और गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी भाई आपके ओडिशा से संबंधित है, महारी और गोटीपुआ नृत्य, क्योंकि आप जानते हैं अभी मैं ओडिशा का पूरा जो है आपको डाटा दे दिया हूं, तो यहाँ पे मैंने फिल नहीं किया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया, पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना सेकेंड शिफ्ट में बताया, फर्स्ट में बताया। तो पहले महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना डी.के. कर्वे साहब ने किया था। डी.के. कर्वे ने भारत की पहली बार महिलाओं की यूनिवर्सिटी खोले थे। ज्योतिबा फुले की पत्नी ने पहली बार महिलाओं के लिए, यानी जिसका नाम सावित्रीबाई फुले थी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सावित्रीबाई फुले, इन्होंने लड़कियों के लिए बालिका विद्यालय बनाने की पेशकश की और बनाई भी। इसीलिए जो सावित्रीबाई फुले हैं इनको भारत में प्रथम महिला टीचर का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में, है ना, जो आधुनिक स्वरूप में है, तो सबसे पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा बसाया गया था अलीगढ़ के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक पूछा है आपसे बिंगरा स्थानांतरित कृषि किस राज्य से संबंधित है? देखिए झूम कृषि आप उत्तर भारत में इसे कह देते हैं ओवरऑल झूम कृषि। जैसे आपने संसद कह देना है भाई, इंग्लैंड की संसद, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम क्या है? पार्लियामेंट, लेकिन हमको समझने के लिए संसद ही काफी होती है। उसी प्रकार से झूम कृषि समझने के लिए काफी होती है कि ये कृषि क्या होती है कि ढलान वगैरह पे होती है, काट छांट वाली कृषि होती है, यानी परमानेंट आप जो है जैसे हम समतल भूमि पे कृषि करते हैं वैसा नहीं है, इसमें और भी मेहनत है ना। तो ये जो है आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हो जाता है। जैसे आपने नववर्ष इंडिया में ले लेना है जी, नववर्ष इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति ले लेना है जी, तो मकर संक्रांति को भी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए हर चीज जो है, कृषि प्रधान देश है इंडिया जैसा कि आप जानते हैं, तो ये त्योहार भी जो है ये दोनों जैसे मैंने बताया, तो ये भी कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित त्योहार है। ठीक है भाई, कृषि से संबंधित त्योहार है। तो यहाँ पे ये जो झूमिंग कृषि है ये भी कृषि से संबंधित है। आप जानते हैं इंडिया में भाषा में इतनी डाइवर्सन है, तो ये कृषि में तो होना ही होना है ना। तो कृषि में भी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग गांव में जो बैल के कंधे पे रखा जाता है इस प्रकार से, इसे हम पालो बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ और बोलते होंगे, तो है ना। तो भाई यहाँ भी जो है रहेगा ही वेरिएशन। तो इसी प्रकार से झूम तो आप समझ गए क्या होती है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या बोले जाते हैं। तो बेवर और दहिया ये आपके मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले भाग में, बुंदेलखंड। इसके अलावा दीपा बस्तर जिला मध्य प्रदेश में, दीपा एक और जगह बोलता है। जरा और एरका दक्षिणी राज, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसे राजस्थान में आप इसे कहीं कहीं बलरा भी कहेंगे, बत्रा के जगह पे बालरा भी कहते हैं। पोडू आंध्र प्रदेश, पोडू आपने अर्कू राजू का नाम सुना है क्या? अर्कू राजू है ना, एक अर्कू राजू जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ लिए थे, है ना। तो ये जो है आपके ये पोडू कृषि के खिलाफ में थे, मतलब इसे बंद करना चाहिए बोल रहे थे। इनके अलावा ये कुमारी, ये केरल के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कमन बिंगरा धाबी ये सब आपके ओडिशा में की जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें ओडिशा ऑप्शन था कि नहीं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से डीपीएसपी सिद्धांत के अनुसार नहीं आता? एक ऑप्शन दिया गया था कि भारत के किसी भी भूभाग पर, है ना, निवास करने का अधिकार। तो भाई ये कहां पे? ये तो फंडामेंटल में है, ये तो फंडामेंटल में आर्टिकल 19 में है ये तो, है ना। तो कहां से आ गया डीपीएसपी? तो फंडामेंटल राइट में आ गया, तो इसीलिए इसे हम छांट दिया। भारत के संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है, कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, है ना। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के जो डीपीएसपी है ना, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर आप कल होके बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, जब एक बार एसएससी में सेलेक्ट हो जाओगे, पीसीएस का एग्जाम दोगे आप, तब वहां पे ये बात सब काम आएगी, है ना। वहां पे पूछता है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है, तो आपको क्या बताना है जी कि मौलिक अधिकार जो है विषम परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है कि भाई अभी देश में आपातकाल लगा है, अभी तुमको जो है कहीं विभाग में घूमने की जो है छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है, इतने दिन तक के लिए, है ना। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो डीपीएसपी है, ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के सभी अनुच्छेद या विषयों को 3 भागों में बांटे गए हैं, जैसे गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी, है ना। एक नेहरूयन दे देता है इसमें और छांटने के लिए बोल देता है कि कौन से जो है डीपीएसपी का एक भाग नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल लिख लिए हैं, खाली नाम नहीं लिखना, तो उसका जो है क्या है ना, उसमें क्या वर्णित है नहीं लिखे हैं। जो बच्चे हमसे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से जितना आपको आता है ईमानदारी से कि 40 में क्या है, 44 में क्या है, 43, 45, 49, 50, 51, 48, जरूरी नहीं कि सब आए तभी कमेंट करें, है ना। एक मतलब जितना ही आता है ना, 40 नहीं करे, काफी कॉमन है, 44 भी ना करे, है ना, 43, 45, 50 भी ना करे, 51 भी ना करे, 48 भी ना करे। आप 43 और 45 के जो है आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या है। हम देखते हैं कहां तक बच्चे जो है इस वीडियो में, यहां तक कौन कौन बच्चे पहुंचते हैं, ये भी एक रीजन होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 में इंडिया को किसने हराया है?
माफ कीजिएगा, इंडिया किसको हराया है। देखिए इंडिया की लक अभी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे खेल में हम जीत रहे हैं, धम धम जीत रहे हैं। देखिए ना, देखो हम जीत लिए इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप, एक बाद जो महिला वाला एशिया वाला हॉकी वाला था, है ना, ये भी जीत लिए। पुरुष वाला हॉकी वाला था, ये भी जीत लिए। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप ये भी जीत लिए। नीरज चोपड़ा अलगे जीत लिया, है ना। तो बहुत अच्छा दिन चल रहा है भाई स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जो है लेबनान को हराया है, लेबनान को हराया है। इसके अलावा जो पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2023 के जो फाइनल मैच हुआ है, इसमें हम पाकिस्तान को हराया है, और ये मैच कहाँ पे हुआ भाई, ओमान के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो महिला जूनियर एशियाई हॉकी का 2023 में जो कप हुआ है, इसमें कोरिया को हम हरा दिए, ये सब भारत ही जीता है। तो जापान में हुआ है। सैफ चैंपियनशिप 2023 बंगलोर में हुआ, इसमें जो है हम कुवैत को हरा के खिताब जीत लिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डिजाइन का सिनोनिम आपसे पूछा है भाई, डिजाइन क्या होगा। ये भी डिजाइन का मतलब क्या होता है, सुसज्जित, बढ़िया डिजाइन, अच्छा दिख रहा है ना। तो ये जो है आपका सिनोनिम से व्यवस्था हो जाएगा। सिस्टम भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है, ये नमूना भी हो सकता है, ब्लूप्रिंट भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है डिजाइन का भाई, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है गुंजाइश तो अट्रैक्टिव भी लगा सकते हो भाई, डिजाइन बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इनटू सैनो का मतलब ही होता है मिलता जुलता चीज। इसके अलावा टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप्स वन टेम्पर्स का मतलब होता है कि जैसे परिस्थिति गंभीर हो, है ना, आप जो है मान लीजिए अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीलिंग नहीं है, फिर भी ऐसा अपने आप को ट्रीट करना है कि हम अच्छे फीलिंग में हैं, ऐसा मेरे ख्याल से होता है। आप लोग बताइएगा कि इसका क्या आंसर लगाए हैं, क्योंकि भाई अब अंग्रेजी पढ़ के तो बहुत काफ़ी दिन हो गया भाई, तो कितने दिन रहेंगे। ईपीटेफ का OWS पढ़ाई जो है मतलब लगातार इफर्ट मांगता है दादा, अगर आपने इनको छोड़ा तो आपको बहुत दूर धकेलेगा, है ना भाई। इसके अलावा ईपीटेफ का OWS पूछा है। ईपीटेफ क्या होता है, कब्र पे जो लिखी रहती है ना इबादत, उसे बोलते हैं ईपीटेफ, है ना। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के सरकार ने श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डे पर भारतीय अड्डा प्राधिकरण की किस योजना के तहत मार्केट प्लेस के कनेक्टिविटी के लिए योजना शुरू किया है। देखिए इसमें लैंग्वेज चेंजेस है। बच्चे ने मुझे अवसर योजना बताया और मुझे बताया कि एयरपोर्ट से संबंधित है। तो भाई जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के साहब के काल में ही एयरपोर्ट से संबंधित जो आपका स्कीम लाया गया है ना, था ना, एक बेहतर मार्केट प्लेस देने के हेतु कनेक्टिविटी से संबंधित, तो ये आपका अवसर योजना ही था। तो इसीलिए इसे जो है टूटी फूटी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। आप लोग बताइएगा कि इसका क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल लैंग्वेज में, चूंकि अवसर ऑप्शन में था, है ना, तो मैंने अवसर के हिसाब से बनाया, क्योंकि वो बच्चे अवसर ही लगाए और वो बताया कि अवसर आंसर होगा उसका। तो भाई कहीं से देखे होंगे तो भाई बताया है, तो इसीलिए मैंने अवसर लगाया है। इसके अलावा नाम मात्र के अधिकारी कौन होते हैं, तो भारत में प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई कार्यपालिका का प्रधान तो होते हैं आपका राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक भाई जो मतलब पावर है उसका यूज कौन करते हैं, तो पीएम, तो इसीलिए नाम मात्र के हो गए। उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका का प्रधान तो होते हैं, लेकिन इसके पावर शक्ति का इस्तेमाल कौन करते हैं, कार्यपालिका की जो भी पावर है ना। इसलिए तो सीएम की पोस्ट ज्यादा होर होती है भाई, मुझे बनना है, मुझे बनना है, पीएम मुझे बनना है, मुझे बनना है। राष्ट्रपति के लिए इतना होर कभी देखे हैं क्या कि मुझे भी राष्ट्रपति बनना है ना, क्योंकि सब समझते हैं ये बात को, है ना। तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं राज्य के अंदर, है ना। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया ग्रैंड प्रिक्स मेडल जीता, ये तो मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों ये थे आज थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिल लीजिएगा कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में, मिलेंगे अगले उसी कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, और अगर आप मेरे 57 क्लास की जो है नोट बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 25 रुपया पे के स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो है हमारे 57 क्लास की नोट मिल जाएगी, है ना, जहां से क्वेश्चन सारे दग रहे हैं। इसके अलावा आपको 10 से 12 आपका टॉपिक वाइज की पीडीएफ मिल जाएंगी, इसमें बहुत सारे चीज को कवर किया गया है। इसके अलावा आपको लेटेस्ट एनालिसिस CHSL CGL और जो MTS का चल रहा है वो भी मिल जाएगी, मात्र 25 के 25 रुपए में। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।